अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बे ज़ुलजलाल के बबरकत नाम से जो खालिक़े कायनात है, लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल आलमीन है। ख़वातीन व हज़रात, मुतनाज़ा रियासत जम्मू कश्मीर 1947 के बाद से आज तक मुतनाज़ा ही है, जिसका बेशतर इलाका मैं आपको बता दूं कि हिमालय के जो पहाड़ी सिलसिला है उसके दरमियान में उस पे फैला हुआ है। और जो जम्मू कश्मीर की जो सरहदें हैं, ये जनूब में हिमाचल प्रदेश के साथ और पंजाब, भारत, मगरब में पाकिस्तान और शुमाल मशरिक में चीन से मिलती हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों के दोनों साइडों पर कब्जे में आप कह सकते हैं कि एक कश्मीर जो इंडियन ज़ेर तसल्लुत है, ज़ेर इंतज़ाम है, और दूसरा इस तरफ का जो कश्मीर है वो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम है। श्रीनगर गर्मियों में दारुल हुकूमत होता है और जम्मू जो सर्दियों का उनका होता है वो दारुल हुकूमत होता है, और मुज़फ़्फ़राबाद इस तरफ का दारुल हुकूमत होता है। अपनी खूबसूरती के एतबार से बहुत मशहूर है रियासत जम्मू कश्मीर। और रियासत जम्मू कश्मीर की जो इनफरादी जो मैंने आपको हैसियत बताई वो ये कि ये दोनों अतराफ में तकसीम है। रियासत जम्मू कश्मीर में बसने वालों में मुसलमान, हिंदू, सिख, बुद्ध मत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ पर ये किसी मजहबी आज़ादी की जंग नहीं है, बल्कि ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की एक अपनी आज़ादी और शनाख्त की जंग है। ये दो एटॉमिक पावर्स के दरमियान में ये मसला है, और दो एटॉमिक पावर्स के दरमियान में पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि ये पाकिस्तान की टेरिटरी या पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की शहरग है, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान ये कहता है कि ये हिंदुस्तान का आर्टिटानी है। कश्मीर के लोग अपनी सलाहियतों के बायस कश्मीर इंडिया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मुख्तलिफ बड़े बड़े ओहदों पर फाइज हैं। लेकिन ये जो तहरीक आज़ादी कश्मीर जो है, इसमें उस वक्त एक इम्पॉर्टेंट इसने टर्न लिया जब 5 अगस्त 2019 को भारत ने इसका स्टेट जो सब्जेक्ट था वो ख़त्म कर दिया था। उसके बाद इसने एक नया मोड़ लिया। उसके बाद जो हिंदुस्तान का जो ज़ेर तसल्लुत कश्मीर है उसमें इंटरनेट जो सर्विस थी वो बंद कर दी गई थी, लोगों को घरों में महसूस कर दिया गया था। पाकिस्तान में इसके बरक्स आपको मैं बता दूं कि वहां पे इंटरनेट की सर्विस है ही नहीं। आप कहें कि जो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है वहां पे इंटरनेट की सर्विस ना होने के बराबर है। लेकिन आज मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ जो मेरे मेहमान मौजूद हैं, मैं आपका तारफ़ करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के उस तरफ कंट्रोल लाइन के उस तरफ बाबू सिंह जो साबिक वजीर थे जम्मू कश्मीर पार्लियामेंट में, वो मेरे साथ मौजूद हैं। बाबू सिंह, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आदाब, बाबू नमस्कार। सिंह बहुत शुक्रिया आपने मुझे और हमारे व्यूअर्स को, स्पेशली हमारे व्यूअर्स आपको सुनना चाहते थे और उन सब के लिए आपने टाइम निकाला, हमारे दरमियान आप मौजूद हैं। बाबू सिंह, जब मैं आपको देखता हूं तो सबसे पहले मैं कश्मीर में उस जगह पे चला जाता हूं जहां जिंदगी के आखिरी दिन बाबर कादरी शहीद ने आपके साथ गुजारे। वो पिक्चर्स मेरे सामने आ जाती हैं, वो तस्वीरें मेरे सामने आ जाती हैं। आप चूंकि हमारे दोस्त के दोस्त हैं, तो वो सारी तस्वीरें जब मेरे सामने आ जाती हैं तो मैं बहुत जज्बाती हो जाता हूं जब मैं आपको देखता हूं। बाबू सिंह, अपने प्रोग्राम का आगाज आपके और मेरे मुश्तरका जो दोस्त थे बाबर कादरी, उन पे मैं चाहता हूं कि आप दो अल्फाज उन पे बोले तो अपने प्रोग्राम का हम आगाज करें। सबसे पहले मैं भाईजान मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपनी तरफ से, और मेरी तंजीम नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी की तरफ से और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड पीस मूवमेंट की तरफ से भाईजान आपका और JKBS न्यूज़ चैनल है जो आपका, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। ये आपने नहीं बल्कि ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे एक स्पेस दिया और एक हिस्टोरिक मौका दिया
जम्मू कश्मीर के तनाज़े पर बात करने का। आपने मुझे गुजारिश करी, या आपने मुझे हुक्म करा, मरहूम बाबर कादरी साहब के से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, जम्मू कश्मीर यूनाइटेड पीस मूवमेंट की तरफ से और नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी की तरफ से बाबर कादरी साहब, शहीद बाबर कादरी साहब को ग्रेट ट्रिब्यूट पेश करता हूँ। और उनको, बाबर कादरी तो कभी भूल नहीं सकता, बहुत ही एक ग्रेट इंसान था वो हमसे, उसका शरीर चला गया लेकिन वो कभी हमसे जुदा नहीं हुआ। बाबर कादरी साहब से जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो कुछ दोस्तों ने बाबर कादरी साहब एडवोकेट का जिक्र किया मेरे साथ, और उन्होंने मेरी मीटिंग फिक्स करवाई उनके घर में, हबल में। तो वहाँ बाबर कादरी ने अपने सारे दोस्त भी बुलाए और मैंने बाबर कादरी साहब को अपने लैपटॉप पर, जम्मू के अंदर हमने कुछ कॉन्फ्रेंसेस की थी 2016 में, और उसके बाद जिस पर मैंने एक तफसीलन जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट का अपना पूरा एनालिसिस पेश किया था। तो मैंने बाबर भाई को कहा, भाई आप मेरी ये 2 स्पीचें सुन लीजिए जो मैंने जम्मू में डिलीवर की है। तो सारा ग्रुप जो है वो फिर कम से कम वो 3 घंटे लगे उनको सुनने में। तो पहली ही मुलाकात में हमारा एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप कायम हो गया। बाबर कादरी का नजरिया उस वक्त मुझसे अलग था, लेकिन उसके बाद, उस मुलाकात के बाद ये सेटल हो गया। मैंने उनसे गुजारिश करी कि हमें अपने मौक़िफ़ को रियलिस्टिक बनाना है और हमें पॉजिटिव रोल प्ले करना है, और जो बिखरे हुए शराजी को हमने एक पेज पे लाना है। और जम्मू कश्मीर जो 47 से 2 नेशन स्टेट्स इंडिया पाकिस्तान के बीच बटी हुई है, और दोनों साइडों से एक डेलिब्रेट एस्टेब्लिशमेंटों की तरफ से डेलिब्रेट मूव रहा है हमें बांटने का। तो मैंने कहा कि हम कोशिश करते हैं कि जम्मू और कश्मीर के बीच एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, और फिर हम मिल के डायलॉग प्रोसेस को आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनके साथ खुल के बात करते हैं। और मुझे इस बात का गर्व है कि 4 सालों में हमने फिर कई प्रोग्राम किए, कई जॉइंट प्रोग्राम किए, कई आपस में हमने फेसबुक पे इंटरेक्शंस किए। वो फिर इतने इम्पोर्टेंट हो गए कि उसको पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट भी किया। तो एक स्टेज तो ये आ गई कि हम पूरी तरह से एक पेज पे आ गए। और मेरे ही प्रपोजल पे मैंने कहा, बाबर भाई आप, बहुत से लोग आपको पसंद करते हैं, खास करके यंग एडवोकेट्स, यंग टर्क्स, तो लेकिन एक प्लेटफार्म का होना बड़ा जरूरी है। मैंने कहा कि एक ऑप्शन तो आपके सामने ये है कि जो नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली हमारा एक ग्लोबल मॉडल है, और 21st सेंचुरी की रियलिटी को मद्देनजर रखते हुए, और जो दुनिया के सामने चैलेंज है 2 फोल्ड, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का, और ग्लोबल डिह्यूमनाइजेशन और सोशल इनइक्वालिटी का, और पूरी दुनिया में ये जो वर्तमान कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सिस्टम है, ये इसने 2 तरफा डैमेज किया है। ये नेचर को डैमेज किया है, मैनकाइंड को। तो एक तो ये है कि आप इस प्लेटफार्म पे आ जाइए, और हम जम्मू कश्मीर के डिस्प्यूट पर बड़ा संजीदगी से काम कर रहे हैं, और एक नया नरेटिव जो है वो सामने रख रहे हैं, और एक नया रोड मैप रख रहे हैं। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी कोई पॉलिटिकल तंजीम फॉर द टाइम बिंग बना लें, और फिर हम कोऑर्डिनेशन से काम करें। तो हमारा एग्रीमेंट हो गया, और बाबर कादरी को फिर नाम सोचने लगे कि फिर मैंने ही प्रपोज किया कि आप फॉर द टाइम बिंग जस्टिस पार्टी, जितने भी अपने साथी हैं उनको जस्टिस पार्टी के बैनर तले ऑर्गेनाइज करिए। और इतना अच्छा था वो बाबर कादरी, वो रैशनैलिटी को और लॉजिक्स को बड़ा मानता था, और मुझे मेरी हर बात को, जो भी मैं उसको मशवरा एडवाइस करता था, वो मानता था। तो जस्टिस पार्टी की वजूदगी हुई। तो इसलिए ग्लोबल पार्टी और जस्टिस पार्टी के बीच एक हिस्टोरिक
रिलेशनशिप भी सेटल हो गया कि हम कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे। बाबर कादरी साहब का जब वहाँ सितंबर में 19 सितंबर में मैं वहाँ पर एक फंक्शन था और कश्मीर में विजिट किया। बाबर कादरी साहब मुझे और आबिद बुखारी मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए। वहां से फिर हम कोकरनाग गए। कोकरनाग से फंक्शन करते हुए मैंने कहा कि मैं आज रात कोकरनाग रुकता हूँ। ये बातें कोई नहीं बताएगा, ये मैं ही बता सकता हूँ कि मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ है। तो कोकरनाग कहने की नहीं, कोकरनाग जो है ये एरिया साउथ कश्मीर का डेंजरस एरिया है, तो मैं यहाँ नहीं आपको रहने दूंगा। वो बड़ा कंसर्न था, जैसे मैं उसके प्रति बाबर जी के प्रति कंसर्न था, इसी प्रकार से बाबर कादरी मेरे लिए बड़ा कंसर्न था। मैं बीइंग ए ग्लोबल पार्टी का नेशनल चेयरमैन भी हूँ और ग्लोबल इंचार्ज भी हूँ और फार्मर मिनिस्टर रहा हूँ, मेरे पास कई महकमे रहे हैं, तो मेरी सिक्योरिटी का भी उसको ख्याल था कि यहाँ बड़े हालात कन्फ्लिक्ट जोन है, तो मैं सिक्योरिटी नहीं लेता था। मैं जब भी कश्मीर जाता हूँ मैं विदाउट सिक्योरिटी जाता हूँ, तो मैं विदाउट सिक्योरिटी उस वक्त भी था। तो वो बड़ा चिंतित था, कहने लगा कि नहीं आपने सिक्योरिटी नहीं ली है तो मैं यहाँ नहीं रहने दूंगा। वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ अपने घर रात को कोई 10 बजे के करीब हम रात पहुंचे, तो अपने घर ले आए। कहते कि जहां भी जाना है निकल रहना आपने मेरे घर। तो मैं 7 दिन तो उनके घर रहा। वहीं से जेके टीवी पर हमने एक जॉइंट डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया। वहीं से हमने एक महीने कहने लगे, हमारा सेटल हो गया कि अब ग्लोबल पार्टी के साथ ही जस्टिस पार्टी जो है वो जम हो जाएगी। मैंने कहा सोच लो, अगर अलग से आइडेंटिटी के तौर पर काम करना है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। कहने लगे हम तो हैं एक ही पेज पे। तो अल्टीमेटली उस दिन 19 सितंबर को उनके घर में ही उन्होंने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया था, खाने पीने का भी, सब दोस्तों को बुलाया। तो कहने लगा कि मैं ना आपका एक एक शब्द जो है वो बड़ा मेरे लिए मायने रखता है, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी रिकॉर्डिंग हो जाए। तो फिर उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग करवाई, जो भी मैंने वहाँ एड्रेस किया ना उन्होंने वो लाइव किया। वो आज भी रिकॉर्डिंग है फेसबुक पे। उन्होंने कहा कि ये मैं लाइव करना चाहता हूँ। मैंने उनको समझाया कि लाइव मत करो, लेकिन कहने लगे नहीं ये मिस हो जाएगा, फिर मैं कहाँ से ये वो इतनी बातें होती है वो मिस हो जाती हैं, ये तो मैं बार बार सुनता हूँ और उससे मुझे बड़े लेसन मिलते हैं। फिर उसके बाद एक खातून की सिक्योरिटी फोर्सेस की गोली से डेथ हो गई थी। तो कहने लगे कि कोई लीडर नहीं वहां पहुंच रहा वहां डाउनटाउन में, तो आप कंडोलेंस के लिए चलोगे? मैंने कहा बिल्कुल चलूंगा। तो मुझे सोचते थे कि वो डेंजरस एरिया है। मैंने कहा मैं जाऊंगा। मैं और बाबर फिर विदाउट सिक्योरिटी वहां डाउनटाउन में गए जहां पर उस खातून की डेथ हुई थी। वहां उनके घर में हमने ताजियत की। फिर बाबर ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। थोड़ा सा खुद बोले, कहने लगे नहीं बाबूजी बोलेंगे। वो मुझे ऐसे कहते थे बाबूजी, बाबूजी बोलेंगे। तो फिर बाबर ने खुद अपने मोबाइल से और मेरे मोबाइल से दोनों से वो लाइव किया वहां उनके घर से डाउनटाउन से। फिर वहां से निकले हम तो वहां नौशहरा में गए। वहां हमारे दोस्त हैं जीएम खान, उनके घर में गए। इस तरीके से हमने कई मीटिंग्स की और फिर बहुत सी तफसील बातें होती रहती थी। तो इन द मीन वाइल ये जो उनका डिफरेंस था वहाँ वार एसोसिएशन के साथ, पर्टिकुलरली जो बार प्रेसिडेंट है मियाँ क्यूम, तो मियाँ क्यूम के बारे में उनको मेरे मिलने से पहले तो बड़ी राइवलरी थी या डिफरेंस था। लेकिन मैंने उनको गुजारिश करी कि बाबर साहब हमारा मिशन बड़ा है, इसलिए बाहर का ये जो डिफरेंस है या बाहर का जो कन्फ्लिक्ट है इसको आप डाइल्यूट कर दो। ये हमारा ये मिशन नहीं है, हमें अपने मिशन पर फोकस करना चाहिए। हमारा मिशन ये है कि जम्मू कश्मीर का जो फ्यूचर फंसा हुआ है पिछले 73 वर्षों से, इसको डार्क टनल से निकालना है, इसके पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए काम करना है, ताकि हम फिर इंडिया पाकिस्तान की पीस फ्रेंडशिप कोऑपरेशन के लिए आगे बढ़े। फिर साउथ एशिया को हम एक कन्फेडरेशन बिल्ड करने का नैरेटिव आके ले जाते हैं, इसलिए इसको डाइल्यूट कर दो। मियाँ क्यों जेल में थे तो मेरा और उनके बीच तय हुआ और बाबर ने हमने सेटल किया कि हम डिमांड करेंगे कि मियाँ को उनको रिलीज किया जाए। तो बाबर ने भी लाइव आकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करी। जैसे हम तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर जो जेल में ना, मैंने और बाबर जी ने वहां कोर्ट में बैन था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, मैंने और बाबर ने वहां कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। हमारी शिकायत तो वो चीफ जस्टिस के पास भी पहुंची कि इनको गिरफ्तार करो। तो उस पीरियड में
फिर मियां क्यूम की भी मैंने भी उनके रिलीज की डिमांड करी, बाबर कादरी ने भी डिमांड करी। लेकिन उनको एक बड़ी चिंता थी, मैं आपको बता दूं कि उनका ना उनकी बार मेंबरशिप कैंसिल हो गई थी। तो वो बार कौंसिल को ये बार बार उन्होंने रिक्वेस्ट करी, मियां क्यूम को भी, कि मेरी मेंबरशिप आप बहाल कर दो, आपने मुझे वहां से निकाला है तो मैं वापस आना चाहता हूँ, मुझे बहाल कर दो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से एक डायरेक्शन थी कि जो जो बार कौंसिल जो है वहाँ J&K स्टेट में नए सिरे से कंसोलिडेट होगी, और बार कौंसिल में वही लोग होंगे जो इसके बार एसोसिएशन में भी होंगे। तो वो ये चाहता था कि मेरी मेंबरशिप बार एसोसिएशन की बहाल हो जाए, कहीं मेरा प्रैक्टिस करने का लाइसेंस भी जो है उस पर इफेक्ट ना करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वहां उनके घर में ही था, तो वहां उनके जनरल सेक्रेटरी ने बाबर को टेलीफोन करके मेरे सामने ये रिपोर्टिंग करी कि बार एसोसिएशन ने ये बाबर की जो रिक्वेस्ट थी उसको रद्द कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जो नया इलेक्शन होगा और नए इलेक्शन में जो चुन के सदर आएगा वो आपका डिसाइड करेगा। मेरे सामने बाबर उस फैसले पर, बाबर ने कहा देखो हम इतने पॉजिटिव हैं और हमने सब कुछ भूल दिया, पुरानी राइवलरी पुराने डिफरेंस बुला के, लेकिन बारिश उसको महसूस हुआ कि ये सारी डायरेक्शन जो है ये बार के जो सदर हैं मियां क्यों उनकी डायरेक्शन है। मैंने कोशिश की उनको कंसोल करने की कि पेशेंस रखें, पता नहीं क्या मजबूरियां हैं उनकी, लेकिन हमें पेशेंस के साथ ही काम करना चाहिए। लेकिन उनकी बड़ा उनको हर्ट हुआ इस बात से, और मुझे नजर परेशानी भी उनकी मैं नजर आ रही थी, देख रहा था। तो उन्होंने सेक्रेटरी के साथ भी उनकी बड़ी बहस हुई। अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि जो नया इलेक्शन आएगा उस नए इलेक्शन में नया सदर फैसला करेगा। तो इस बात पर फिर बाबर, मुझे लगता है कि वो जो कंसिलेटरी अप्रोच बनी थी हम दोनों के बीच सेटल हुआ था, जो बाबर फिर दोबारा उसको लगा कि ये अपना एटीट्यूड जो है ये वही ये रिवेंजफुल एटीट्यूड रखते हैं। तो वो फिर स्टार्ट हो गया, वहां इलेक्शन शुरू हो गए। तो इतना मुझे, मैं आई विटनेस हूँ कि बाबर कोशिश कर, खुद तो वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन वो अपने कैंडिडेटों को बार बार सबको कह रहा था कि फलाना बैठ जाओ, फलाना कंटेस्ट करो। तो वो एक कंपटीशन में जरूर था। तो उसी पीरियड में हमारा एक JK TV पे जॉइंट हमारा डिस्कशन हुई जम्मू कश्मीर के फ्यूचर पर, जब गिलगित बल्तिस्तान की बड़ी चर्चा थी कि उसको पाकिस्तान जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सूबा बनाना चाहता है। फिर एक और चैनल ने उनका इंटरव्यू लिया, तो बाबर ने मेरे साथ जब चर्चा करी कि मुझे क्या बोलना है, तो मैंने बाबर जी को बोला कि आप कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है, वो आपको प्रवोक करते हैं लेकिन हमने कोई प्रवोक नहीं होना। और बाबर ने इतनी खूबसूरत ढंग से उसको, वहां आर्मी के रिटायर्ड जनरल GD बख्शी वगैरह सब चैनल में थे, वो इसको प्रवोक कर रहे थे, लेकिन हमारा सेटल हो गया। तो बाबर ने इतने खूबसूरत ढंग से बात करी। तो जब वो डिस्कशन खत्म हुई, वो चैनल सारा जो उनका इरादा था बाबर को प्रवोक करके अटैक करने का, वो उनका सारा डिजाइन फ्लॉप हो गया। फिर मैंने बाबर को गले लगाया, मैंने कहा बाबर आज आपको गोल्ड मेडल। कहता है सर मुझे आज महसूस हो रहा है कि मैंने अच्छा पॉजिटिव बात की। मैंने कहा ये आपको ट्रैप में लिखते हैं, इसलिए इनके ट्रैप में नहीं फंसना, हमें पॉजिटिव बातें करके नेगेटिव बातों की तरफ ध्यान नहीं देना। तो वो बड़ा खुश था, उसके चेहरे पे बड़ी रौनक थी। अरे बड़ा मुझे बड़ा दुख होता है कि उस शख्स को क्यों मारा, इतना अच्छा इंसान था वो, इतना पॉजिटिवली सोचता था, पीस के लिए वो कमिटेड था, जम्मू कश्मीर के डिस्प्यूट के लिए कमिटेड था, जम्मू कश्मीर के 2 करोड़ लोगों के लिए कमिटेड था। वो इतनी अच्छी सोच उसकी बन गई थी। वो कहता कि उसमें रियलाइजेशन थी कि हमारी लीडरशिप ने कश्मीर सेंट्रिक अप्रोच अडॉप्ट करके हमारी तबाही कर दी है। वो ये बात मानता था कि जब तक हम जम्मू को ऑन बोर्ड नहीं लेते, लद्दाख को ऑन बोर्ड नहीं लेते, गिलगित बल्तिस्तान को, आजाद कश्मीर, जो हमारा मौकफ है उस मौकफ पर वो पूरी तरह से था, और वो पेश भी करता था। बाबू सिंह बहुत ही जज्बाती बातें हैं। इसलिए बाबर मर गया, लेकिन मेरे लिए कभी नहीं मरेगा, वो मेरे आपके लिए लिए हमेशा जिंदा रहेगा। और मैं बाबर और हमारा जो सपना है, जो हमारा ड्रीम है, हमारा गोल है, जिंदगी की आखिरी सांस तक हम लड़ते रहेंगे। अभी थोड़े दिन पहले, 3 दिन पहले बाबर का भाई यहाँ मेरे पास कठुआ आया था, तो बड़ा डिप्रेशन में था, पर उसने मुझे फोन किया भाई मैं कठुआ आ रहा हूँ कोई केस के मामले में। फिर वो आया, मैंने उसको बुलाया, फिर बुला के मैं कहीं ले गया, वहां पर लंच किया। तो कहता भाई बाबर को और बाबर की आवाज को हमने मरने नहीं देना है। मैं कहा बिल्कुल नहीं। अब वो अपने ना, मुझे उसने बताया कि अभी तक ना उसके किलर्स जो पकड़े तो गए हैं,
और वो सेंट्रल जेल श्रीनगर से ही सारा कोई गेम हुई है। लेकिन अभी दुख इस बात का है कि वो जिन्होंने उन किलर्स को कहा बाबर के कत्ल के लिए, उनको किसने ऑर्डर दिया है, कहां से उनको डायरेक्शन आई इसके लिए, वो अभी तक ये बात गोलमोल है, वो सामने नहीं आ रही। फैमिली खौफ ज्यादा है, फादर खौफ ज्यादा है, ब्रदर खौफ ज्यादा है। आपको रिपोर्टिंग दे दूं मैं कि वो उनका हबल में जो घर है ना, वो घर छोड़ रहे हैं। वो मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि मैं उस घर में कितनी बार रहा हूँ। कहता है भाईजान आप वो घर छोड़ रहे हैं, हम तो कहीं हुमामा में कहीं सिक्योरिटी जोन में जा रहे हैं। भाईजान 1 महीने के बाद हम आप आ जाइए तो बैठ के सारा सेटल करते हैं। मैंने अभी एक बात कर दी है, जो फैसला हुआ था ना 19 सितंबर का, जो जस्टिस पार्टी का की ग्लोबल पार्टी में, मैंने कह दिया वो फैसला नहीं लागू करेंगे। अब वो बाबर के नाम की जो जस्टिस पार्टी है उसको हम, वो मैंने कहा उसको सब चलाओ और मैं पूरा उसको सपोर्ट करूंगा और इस काज को आगे ले जाएंगे। बाबू सिंह आपने मुझे बहुत जज्बाती कर दिया है। आप खुद भी बहुत जज्बाती हो रहे हैं। बाबर चूंकि ऐसा ऐसा हीरा था कि जिसके लिए ज़ाहिर इल्फाज ना मेरे पास है ना आपके पास है। आपने मुझे भी बहुत जज्बाती कर दिया। मैं जावेद राठौर साहब के साथ पास जाना चाहता हूँ। जावेद राठौर साहब, आपको वेलकम, मैं अपने शो में वेलकम करता हूँ। जावेद राठौर साहब, बाबर कादरी शहीद पे, चूंकि वो हमारे मुश्तरका दोस्त थे, उनकी शहादत पे हम बात कर रहे थे। बाबू सिंह भी बहुत जज्बाती हो गए, मुझे भी जज्बाती कर दिया बाबू सिंह ने। क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शाहिद साहब आपका जेबी न्यूज़ का मशकूर हूँ कि आपने ये मौका फराहम किया कि मैं बाबू सिंह जैसे एक मंजे हुए सियासतदान और पीस लवर के साथ बैठ के बात करूं। तो ये एक बाबर कादरी ही नहीं, बहुत सारे हीरे थे जो हमने गंवा दिए। मैं समझता हूँ कि हर इंसान की जिंदगी एक मुकद्दस होती है और एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। तो इतने लोग मारे गए कि जिसकी आप जितना भी उस पे रोएं अफसोस करें कम है। लेकिन बात सारी ये है कि ये हुआ क्यों और ये अब कैसे रुक सकता है। देखिए, हमारी जो आयरनी है, हमारा जो अलमिया है, वो ये है कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो मुल्क बन गए, साथ कश्मीर भी तकसीम हो गया, कुछ लोग पाकिस्तान के ऑब्सेशन का शिकार हो गए, कुछ लोग हिंदुस्तान के ऑब्सेशन का शिकार हो गए। मैं ये नहीं कहता कि जो हिंदुस्तान के साथ गए उन्होंने गलत किया, जो पाकिस्तान के साथ गलत गए उन्होंने गलत किया। ठीक, उनकी अपनी अपनी सोच के मुताबिक जो भी फैसला उन्होंने किया वो किया। लेकिन बात यह है कि उन्होंने अपनी रियासत तो तकसीम कर दी, अपनी फैमिलीज तो तकसीम कर दी, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी तो तकसीम कर दी और दूसरों की आइडेंटिटी अपनाने में अपनी आइडेंटिटी भी खो दी। और साथ दूसरा जो मसला ये हुआ कि इस इशू को हमने या तो पाकिस्तान के एंगल से पाकिस्तान में रहने वाले लोगों ने देखा, और हिंदुस्तान के साथ जिन लोगों ने कंप्रोमाइज किया या जो लोग चले उन्होंने हिंदुस्तान के साथ एंगल से देखा। उन्होंने कभी कश्मीरियत के हवाले से या कश्मीर के हवाले से नहीं देखा। और अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों ने भी या हुकूमतों ने भी अपने मुल्क के मफादात से की ऐनक से देखा। लेकिन ये इशू असल में एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, ये इंसानी मसला है। जब हम इस इशू को इंसानी नुक्ता नजर से देखते हैं तो फिर हम देखते हैं कि इसके हल में हिंदुस्तान का भी फायदा है, इसके हल में पाकिस्तान का भी फायदा है, इसके हल में कश्मीर का भी फायदा है, इसके हल में पूरे साउथ एशिया का फायदा है। क्योंकि यही एक इशू है जो बोन ऑफ कंटेंशन है दोनों मुल्कों के दरमियान। इसी एक इशू की वजह से दोनों मुल्कों ने 4 जंगें लड़ी। इसी एक इशू की वजह से दोनों मुल्कों ने न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल कर ली। जबकि हालत ये है कि आप देखें, हिंदुस्तान की 1.5 अरब के करीब आबादी हो गई है, पाकिस्तान भी 25 करोड़ के लगभग है। अब जावेद राठौर साहब, मैं अगर इंटरप्ट आपको करूं, माजरत इसलिए चाहता हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अपने अपने मसाइल, लेकिन आज कश्मीरी दोनों अतराफ से हैं। आप बाबू सिंह उस तरफ से हैं, आप इस तरफ से हैं।
लेकिन वो क्या मिनिमम एजेंडा हो सकता है जिस पर इस तरफ और उस तरफ के कश्मीरी आपस में इकट्ठा होकर ये फैसला करें कि हमने इस पॉइंट पे खड़े होना है, इस पे स्टैंड करना है और अपनी आजादी की तहरीक को आगे मूव करना है। वो कौन सा मिनिमम एजेंडा है, उसका हम आज बात करने की कोशिश करते हैं। मैं खवातीन आपके जो क्वेश्चन हैं, अगर बाबू सिंह से आप कोई भी क्वेश्चन रखना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे मेंशन कर दीजिएगा अपने कमेंट्स में। आपका क्वेश्चन बाबू सिंह के सामने रखा जाएगा। जावेद राठौर साहब, मैं आपसे शुरू करता हूं कि मिनिमम एजेंडा क्या हो सकता है जिस पर इस तरफ के उस तरफ के कश्मीरी, गिलगिस्तान के कश्मीरी सारे एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर आप इस स्ट्रगल को कंटिन्यू कर सकते हैं। उस मिनिमम एजेंडे पे हम आज बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन मैं मिनिमम एजेंडे पे आने से पहले थोड़ा सा पस मंजर जरूरी है। पस मंजर ये है कि आप देखें, एक अगर आप चाय भी बनाते हैं ना, तो या सालन बनाते हैं तो उसकी रेसिपी होती है, उसमें नमक मरच मसाले डलते हैं, चीनी पत्ती दूध और फिर बनाने वाला। तो अब एक आजादी के लिए, कौम की आजादी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट्स है ना, सबसे पहला इंग्रेडिएंट है कि लोगों के अंदर हमआंगी और यकजहती हो, यूनिटी हो। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो ये है कि वो किसी एक नैरेटिव पर इकट्ठे हो। और तीसरी बात ये है कि वो एक स्ट्रेटेजी के ऊपर, एक हिकमत अमली के तहत आगे बढ़े। ये तीन चीजें जो है इनएविटेबल है। जब ये तीन चीजें, इन तीनों में से कोई चीज भी मुझे नजर नहीं आ रही, ना उस तरफ है ना इस तरफ है, ख्वाहिशात हैं सबकी, डिजायर है सबकी, लेकिन वो इंग्रेडिएंट नजर नहीं आ रही, वो रेसिपीज नहीं हम फॉलो कर रहे। तो मैं उसके लिए सबसे पहले तो ये बात करूंगा कि जो मैं बात कर रहा था, कि मैं वो बात क्यों कर रहा था कि इस इशू के जितने हम कश्मीरी स्टेक होल्डर हैं, इतने इसके स्टेक होल्डर हिंदुस्तान के लोग हैं और पाकिस्तान के लोग हैं। क्यों? कि वो भी सफर कर रहे हैं और वो भी सफर कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के अंदर जो पॉवर्टी है, जो गुर्बत है, वो डेस्टिट्यूशन यानी इंतहा दर्जे की है। सैनिटेशन नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन वो जंग लड़ रहे हैं आपस में, बजाय लोगों के मसले हल करने के और गुर्बत के खिलाफ जंग करने के। इसलिए मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है, जो पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी हैं और जो हिंदुस्तान में रहने वाले कश्मीरी हैं, या हिंदुस्तान के साथ जिनका जम्मू कश्मीर के लोग हैं, कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों को कायल करें। सबसे पहली बात हम वहां से शुरू करें। हम जनीबा और वाशिंगटन में आने से पहले वहां से शुरू करें। उनसे कहें कि भाइयों, ये आपके हक में है, आपके फायदे में है। कश्मीर का फैसला कश्मीरी लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक हो, आप उसको सपोर्ट करो। आप क्यों ये सपोर्ट करते हो कि हर सूरत में कश्मीर को हिंदुस्तान में ही होना चाहिए या पाकिस्तान में ही होना चाहिए? अगर कश्मीर के लोग आजादी तो वो आपके साथ लड़ाई नहीं होगी उनकी, वो आप जावेद 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 राठौर साहब, वापस वापस आपके पास आता हूं, लेकिन उसके लिए चूंकि हमें एक एजेंडे पे खड़ा होना पड़ेगा, तो उसके बाद हम हिंदुस्तान या पाकिस्तान की जो आवाम है उसके पास जाएंगे। वो एजेंडा में बाबू सिंह आपकी तरफ आ जाता हूं कि वो एजेंडा क्या हो सकता है जो मिनिमम एजेंडा हो, जिसपे हम सारे लोग इकट्ठे हो जाए, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के लोग तीनों अतराफ से इकट्ठे होकर एक मिनिमम एजेंडे पे खड़े होकर काम करें। वो क्या हो सकता है? देखिए, मैं हमारी जो बिखरा हुआ शराजा है, उसकी तो बुनियादी वजह यही है कि हमारे मौक़िफ़ अलग अलग हैं, हमारे पर्सपेक्टिव अलग अलग हैं। हम जम्मू कश्मीर के मसले को, जम्मू कश्मीर के डिस्प्यूट को जो डायग्नोज करते हैं, जब उसके नेचर को समझते हैं, वहाँ हमारा फ़र्क है, वहाँ हमारा डिफरेंस है। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले बुनियादी फोकस जो है हमारा, वो ये हम समझें कि जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम है क्या, जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट का बेसिक और फंडामेंटल नेचर क्या है। जब तक हम इस बुनियादी ट्रूथ को और इस फंडामेंटल रियलिटी को नहीं समझते, और ये समझने के लिए हमें इमोशनल बेसिस पे नहीं, सेंटिमेंटल बेसिस पे नहीं, बल्कि हमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स और लॉजिक्स और रैशनैलिटी के बेसिस पे जम्मू कश्मीर का जो डिस्प्यूट है उसका फंडामेंटल नेचर समझना होगा। उसकी हिस्टोरिकल जो फैक्टर है वो ये है कि जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट का जेनेसिस 1947 के जब फ्रीडम और बंटवारा हुआ, तो उस पीरियड में
उस पीरियड में जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस था या पॉलिटिकल चैलेंज था ब्रिटिश एम्पायर के सामने और दोनों नेशन स्टेट्स के सामने, इंडिया और पाकिस्तान के सामने, वो चैलेंज था कि ये 565 जो प्रिंसली और फ्यूडल स्टेटें थी, इनके पॉलिटिकल फ्यूचर का क्वेश्चन था। क्योंकि हिस्टोरिकली एक तो ब्रिटिश इंडिया था और दूसरा जो ब्रिटिश फ्यूडल इंडिया था, जिसके साथ जिन फ्यूडल स्टेटों के कई फ्यूडल स्टेटें थी जिनके साथ ब्रिटिश एम्पायर की ट्रीटीज थी। लेकिन 1947 की जो अननेचुरल कम्युनल पार्टीशन हुई, दरअसल ये सारा क्राइसिस जो है जम्मू कश्मीर का डिस्प्यूट और इंडिया पाकिस्तान की जो कन्फ्रंटेशन है, पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है, जो कभी हॉट वार के रूप में कभी कोल्ड वार के रूप में रिफ्लेक्ट होती है, और उसका रूट तो यही है कि अगर ये बंटवारा ना होता तो शायद इंडो पाक डिस्प्यूट ना होता, जम्मू कश्मीर का डिस्प्यूट पैदा ही ना होता। तो उस पीरियड में जो दूसरा डायमेंशन था वो फ्यूडल स्टेटों का, कि अब ये कहाँ जाए। दो नेशन स्टेट कम्युनल बेसिस पे बट गई, जब बन गई तो ये क्वेश्चन आ गया। तो ब्रिटिश एम्पायर ने ऑप्शन दे दिया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में कि ये जो फ्यूडल प्रिंस हैं, जो राजे हैं, फ्यूडल किंग हैं, ये डिसाइड कर लें। और उन्होंने उनके लिए ऑप्शन दिया कि इधर यू जॉइन इंडिया और पाकिस्तान। तो 15 अगस्त से पहले पहले इन सारी फ्यूडल स्टेटों ने ज्वाइन करना था, इधर इंडिया और पाकिस्तान। उस पीरियड में 562 स्टेटें तो मर्ज हो गए इंडिया में। जूनागढ़ के नवाब ने फैसला किया कि मैंने अपनी स्टेट का, जूनागढ़ का एक्सेशन किया पाकिस्तान के साथ। लेकिन इंडिया ने, चूंकि वो नवाब मुस्लिम था, पॉपुलेशन हिंदू थी, इन्होंने वहां पर एक एग्जाइल गवर्नमेंट बना के और पुलिस एक्शन करके जूनागढ़ का जो फैसला उन्होंने, जो एंटाइटल था उस वक्त का जो नवाब था, ये अख्तियार तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में उसको थे। लेकिन इंडियन एस्टेब्लिशमेंट ने उस पीरियड में बाई फोर्स पुलिस एक्शन करके और एग्जाइल गवर्नमेंट बनवा के जूनागढ़ को अपने साथ एनेक्स कर लिया और वायलेशन की। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की जो ब्रिटिश एम्पायर ने उसमें एक ऑप्शंस जो बिल्ट किया था उसकी वायलेशन कर दी। हैदराबाद के नवाब ने कहा कि नहीं, मैं ना तो इंडिया जाऊंगा ना पाकिस्तान जाऊंगा, मैं तो अपनी स्टेट को, दक्कन स्टेट को मैं आजाद रखना चाहता हूँ। वो उसके भी कंट्रेरी जो है, इन्होंने उसको घेर लिया, फोर्सेस जो है उन्होंने घेर लिया इंडियन फोर्सेस ने, और अल्टीमेटली वो जो नवाब था वो वहां से एस्केप हो गया और जिसको कमांड सौंपी उसने सरेंडर कर दिया। तो इन्होंने जूनागढ़ के बाद हैदराबाद को भी बाई फोर्स कैप्चर कर लिया। ये जो दो इंसिडेंट्स हैं, 562 स्टेटें मर्ज कर गए इंडिया में, 2 स्टेटें बाई फोर्स इंडिया ने अपने साथ शामिल कर ली। जब मैं ये बात करता हूं तो ये एंटी नेशनल बात नहीं है, ये हिस्ट्री का ट्रूथफुल और रियलिस्टिक एनालिसिस है। हमें अब वो कहते हैं ना कि फॉल्स नेशनलिज्म को अडॉप्ट करते हुए हमने एक एटीट्यूड बना लिया है झूठ बोलने का। वो दोनों तरफ से झूठ बोलने का एटीट्यूड जो है वो हमारी बर्बादी का कारण है। इसलिए मैं तो झूठ बोल नहीं सकता। जो ट्रुथ है, और सही हिस्टोरियन और सही पॉलिटिशियन वही होता है जो सच को उजागर करेगा और वो नैरो नेशनलिज्म के इन्फ्लुएंस में नहीं आता। मैं आपको गुजारिश कर लूं कि मैं कभी नैरो नेशनलिज्म के चक्कर में नहीं हूं। मेरा ग्लोबल विजन है, पूरी मैनकाइंड को मैं अपना समझता हूं, पूरी दुनिया को अपना परिवार समझता हूं। बेशक मैं इंडियन सिटीजन हूं, बेशक मैं जम्मू कश्मीर का सिटीजन हूं, लेकिन मैं कमिटेड हूं। जैसे मैं नेचर से कमिटेड हूं वैसे ही पूरी मैनकाइंड से कमिटेड हूं। मैं तो पूरी मैनकाइंड के एक बेटर फ्यूचर के लिए कमिटेड हूं। और यहाँ जम्मू कश्मीर एक बहुत मैं कहता हूं कि डेंजरस ग्लोबल फ्लैश पॉइंट है। तो हिस्ट्री का जो पक्ष है कि मैं राठौर साहब की भी तवज्जो इस तरफ मैं चाहूंगा कि वो गंभीरता से मुझे सुने भी, और शाहिद साहब आप भी, और जो मुझे सुन रहे हैं, कि महाराजा जो ब्रिटिश एम्पायर का डिजाइन था ना कि आप जहां तो हिंदुस्तान में शामिल हो जाओ या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, जम्मू कश्मीर स्टेट की उस पीरियड में ही ये रियलिटी थी। और इस रियलिटी को सबसे बेहतरीन तरीके से महाराजा हरि सिंह समझते थे। और महाराजा हरि सिंह ये कहते थे कि मेरी स्टेट का जो करेक्टर है, मेरी स्टेट का जो नेचर है, मेरी स्टेट का जो डेमोग्राफिक बैलेंस है, डोगरा रूल बेशक है जो इसका डेमोग्राफिक बैलेंस है, जो इसका मल्टी एथनिक प्लूरलिस्टिक नेचर है इस स्टेट का, ये जो कम्युनल बेसिस पे बंटवारा हुआ है ये अननेचुरल बंटवारा है।
और मेरी स्टेट को ना तो पूरी तरह इंडिया सूट करता है, ना पूरी तरह से पाकिस्तान सूट करता है। अगर मैं एक्सेशन पाकिस्तान से करता हूं तब भी रिवोल्ट होता है, चाहे जम्मू में रिवोल्ट होता हो, और अगर मैं इसको इंडिया में इसका एक्सेशन करता हूं तब भी रिवोल्ट होता है, बीइंग ए मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। जबकि उस वक्त का डोमिनेंट ट्रूथ ये था, माइनस कुछ लोगों को छोड़ के डोमिनेंट ट्रूथ ये था कि जम्मू कश्मीर के मेजॉरिटी मुस्लिम, खास करके कश्मीरी मुस्लिम जो थे, उन्होंने टू नेशन थ्योरी को शेख अब्दुल्ला की लीडरशिप में टू नेशन थ्योरी को अडॉप्ट नहीं किया। अभी जिन्ना साहब ने कोशिश भी करी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम टू नेशन थ्योरी को नहीं मानते और हम थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट में नहीं ज्वाइन करेंगे। और दूसरी तरफ से हिंदुस्तान की लीडरशिप को भी जो पैम्परिंग वो करते थे महाराजा हरि सिंह के अगेंस्ट, डोगरा रूल के खिलाफ, वो शेख अब्दुल्ला को फुल सपोर्ट थी, नेहरू की भी और हिंदुस्तान की लीडरशिप की, खास करके कांग्रेस की लीडरशिप की। तो वो पैम्पर भी करते थे और उनका प्रॉमिस भी ये था कि अगर आप हमारी तरफ आते हो, इंडिया की तरफ आते हो, ये लिबरल इंडिया बिल्ड करेंगे, हम फेडरल इंडिया बिल्ड करेंगे। तो एक प्रॉमिस भी थे कि आप आते हो तो आपकी शनाख्त, पर्टिकुलरली नेहरू और उसकी जो पूरी टीम थी, उन्होंने शेख अब्दुल्ला को इस बात पे मोटिवेट किया था कि अगर आप पाकिस्तान में जाते हो तो आपके आइडेंटिटी जो है वो इरोड हो जाएगी। पाकिस्तान में वहां पर पंजाबी डोमिनेशन होगी और पंजाबी डोमिनेशन में कश्मीरी आइडेंटिटी जो है उसको खतरा होगा। वो कश्मीरियों को डिस्क्रिमिनेट भी करेंगे, डोमिनेट भी करेंगे। लेकिन अगर आप हमारी इस तरफ आते हो तो आपकी आइडेंटिटी को कोई डेंजर नहीं होगा, हम इसको बाजाब्ता कॉन्स्टिट्यूशनल तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे और आपकी आइडेंटिटी और आपकी शनाख्त को बाकायदा प्रोटेक्ट करेंगे। ये एक हिस्टोरिकल प्रॉमिस भी था। तो वो उनकी जो मोटिवेशन जो थी, उस पीरियड की मोटिवेशन काम कर गई और शेख अब्दुल्ला ने टोटली इस्लाम में, उस पीरियड में इतने खतरनाक हालात थे। तो मेरी बाबू सिंह जावेद राठौर कुछ रिप्लाई करना चाहते हैं, जस्ट अ मोमेंट। मेरी जावेद साहब का मैं रिप्लाई सुनना चाहूंगा, लेकिन वे सुन लीजिए। तो महाराजा हरि सिंह जो थे उस पीरियड में ये कहते थे कि मेरी स्टेट ना तो पूरी तरह से पाकिस्तान जा सकती है ना पूरी, तो इसलिए मैं तो इसको कोई बफर स्टेट का स्टेटस दे दीजिए और ये दोनों मुल्क इंडिया पाकिस्तान को गारंटी दे दीजिए इसकी डिफेंस की। ये एक उनका मौकफ था और मैं ये समझता हूं कि ये बड़ा रैशनल और एक रियलिस्टिक मौकफ था हरि सिंह का। लेकिन उस पीरियड में जो बैलेंस ऑफ पावर था वो हरि सिंह के फेवर में नहीं था, ना शेख हरि सिंह के फेवर में था, ना नेहरू हरि सिंह के फेवर में था। और ब्रिटिश एम्पायर तो अपने डिजाइन कर रहा था, वो उसके अपने डिजाइन थे। तो अल्टीमेटली जब सारी स्टेटें मर्ज हुई 562, तो महाराजा हरि सिंह ने इसलिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की रिक्वेस्ट करी दोनों को। पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट मान लिया, इंडिया ने नहीं माना। तो मेरी गुजारिश ये है कि हमारी स्टेट की जो डिस्प्यूट है, हमारी स्टेट की जो त्रासदी है, वो तो 47 से शुरू हो गया, ये ना तो पूरी तरह से, तो तब से लेकर आज तक। लेकिन फिर एक और डिजाइन जो ब्रिटिश एम्पायर का डिजाइन था, जिसको हमारी लीडरशिप ने, दोनों साइडों की लीडरशिप ने ब्रिटिश एम्पायर को कोलैबोरेट किया, उसको सपोर्ट करी। रिजल्ट ये निकला हमारी स्टेट पे जो ट्राइबल हमला हुआ, एंड इट वाज डिजाइन्ड बाय एटली एंड लॉर्ड माउंटबेटन, सपोर्टेड बाय नेहरू एंड साइलेंटली सपोर्टेड बाय पाकिस्तान। रिजल्ट अल्टीमेटली ये निकला, वो एक डिजाइन तयशुदा था और उस डिजाइन के मुताबिक ये प्लान था कि इस स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए जाए। वही प्रैक्टिकली हुआ, वही हरि सिंह जी को मजबूर कर दिया और उस मजबूरी में उन्होंने जब डिफेंस सपोर्ट मांगी, मिलिट्री सपोर्ट मांगी इंडिया से, तो इंडिया ने शर्त रख दी, बीपी मेनन को भेजा। उन्होंने कहा कि एक्सेशन पर आप साइन करिए, आप पहले एक्सेशन करिए फिर हम मिलिट्री। तो हरि सिंह के पास उस कंपेलिंग सूरत में कोई रास्ता नहीं था। लेकिन हरि सिंह की दानिशवरी देख लीजिए कि जैसे 562 स्टेटें पूरी तरह से मर्ज हो गई ना इंडिया में, हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर स्टेट को फुली मर्ज नहीं किया। उन्होंने सिर्फ 3 सब्जेक्ट जो है, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन जो है, वो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन में दर्ज किए कि ये मैंने आपको दिए इंडियन यूनियन को, लेकिन बाकी मेरी सारी अथॉरिटी मेरी अथॉरिटी रहेगी, उसमें इंडिया का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। तो उसको लॉर्ड माउंटबेटन ने माना। लॉर्ड माउंटबेटन ने बाकायदा कम्युनिकेशन भेजा महाराजा हरि सिंह को कि हमने आपका एक्सेशन मान लिया है, जो आपने शर्तें रखी हैं, 3 सब्जेक्ट इंडिया के होंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा जब नॉर्मल हालात हो जाएंगे, पीस रिस्टोर हो जाएगा, यहाँ जो रेडर आए हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बाबू सिंह आपकी आवाज कट रही है। बाबू सिंह, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है। मैं बोले अभी
बाबू सिंह बोले। जी ठीक जी है, ठीक है, आवाज आ रही है, आवाज अब आ आ रही रही है है। ना आवाज? जी आ रही है। जी बाबू जी। सिंह, तो बाबू सिंह मेरी ये जगह, गुजारिश ये है कि ये जम्मू कश्मीर स्टेट 47 से ट्राइबल हमले के बाद, और फिर ये नेहरू जो है। देखे हिस्ट्री में जी जावेद साहब बोले, आप क्या कहना चाहते हैं आप? अजी मैं हाँ, मैं माजरत ये चाहता कहना हूँ। चाहता हूँ कि हरि सिंह के साथ नेहरू ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जम्मू कश्मीर का मामला जो है देखिए जब यूएनओ में लिया, तो ये भी डिजाइन ब्रिटिश एम्पायर का डिजाइन था। और उन्होंने जिस महाराजा हरि सिंह ने एक्सेशन किया, देखिए बाबू चाहिए जी, तो ये था कि वो हरि सिंह से कंसल्ट करते, यूएनओ में जाने से पहले वो हरि सिंह को कंसल्ट करते। उन्होंने हरि सिंह को बाईपास किया, नजरअंदाज किया, और यूएनओ में जो कंप्लेंट दर्ज करी, आप वो कंप्लेंट पढ़ लीजिए, चैप्टर 6 में और आर्टिकल 35A में, वो सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कर दी। जस्ट वो जस्ट एक पैच होगा बाबू प्लान सिंह, था। बाबू सिंह, जस्ट मोमेंट, मैं अगर जावेद राठौर साहब का इस पे ले लूं उनका व्यू। जावेद साहब क्या कहना, क्या चाहते हैं आप? क्या? जी देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं गुफ्तगू के दौरान मुग़ल अंदाजी करूं। बाबू सिंह ने जो हिस्टोरिकल इवेंट्स बताए और फैक्ट्स बताए वो सही है अपनी जगह, लेकिन बात यह है कि ये सोल्यूशन नहीं है। हिस्ट्री सीखने के लिए होती है, हिस्ट्री में हम रह नहीं सकते। हिस्ट्री को पेश नजर रखना जरूरी है, हिस्ट्री से लर्न करना जरूरी है, लेकिन अब हमें देखना ये है कि हम आगे क्या कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपका शायद यही सवाल था। और मेरा मेरा क्वेश्चन, जी मेरा क्वेश्चन यही है कि मिनिमम एजेंडा क्या हो सकता है जिस पर हम आगे बढ़ सकते हैं, ये मेरा मेरा मैं क्वेश्चन ये है। करूं, मैं राठौर साहब को मैं जवाब देना चाहूंगा। नहीं, मैं मैंने राठौर बात साहब, ये तो आप राठौर साहब, यही यही से गड़बड़ होती है सारी। मैं हिस्ट्री के लिए इसलिए जा रहा हूं कि जो जो जम्मू कश्मीर का जो आज हम कन्फ्रंट कर रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर का चैलेंज, जम्मू कश्मीर का जो चैलेंज कन्फ्रंट कर रहे हैं, उसको बिना हिस्टोरिकल एनालिसिस किए हुए उसको करेक्टली डायग्नोज नहीं, मुझे हम पता है, राठौर साहब हम उसको करेक्ट हिस्ट्री, डायग्नोज नहीं कर सकते। लेकिन हिस्ट्री में नहीं, हम उसको, मेरी बात सुन लीजिए, हम उसको करेक्टली डायग्नोज नहीं कर सकते। मैं आप हिस्ट्री, आप इस तरह करें कि एक हिस्ट्री का सेशन ये रखें जिस पे हिस्ट्री पे बात हो, तो फिर हम हिस्ट्री पे बात करते हैं ना। नहीं, आप ये नहीं हिस्ट्री पे कुछ बात और नहीं हैं, है, आप कुछ और ये हैं, तो हिस्ट्री पे बात नहीं है, ये जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट का डायमेंशन है, ये जम्मू कश्मीर का नहीं डायमेंशन है। इग्नोर बाबू करके सिंह, आप जम्मू कश्मीर को करेक्टली देखिए डायग्नोज नहीं लेकिन कर सकते। सब कुछ मैं हमारा आपसे डेवलप ये, नहीं है ना। आप सुन लीजिए ना, मुझे थोड़ा मौका दे। मैं ये कह रहा हूं कि हिस्ट्री को आप हिस्ट्री के बिना किस वर्तमान को नहीं समझ सकते। जो वर्तमान है उसकी जड़ें अतीत में है, और वर्तमान को अगर करेक्टली समझ रहे हैं तो उसके जड़ों में जाना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर जो है, ये 47 से एक अनसेटल्ड पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, अनसेटल्ड ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट है। और इस डिस्प्यूट में जम्मू कश्मीर एक बेसिक फ्रीक होते हुए भी इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, पाकिस्तान इन्वॉल्व है। हमारा, मेरा क्लियर कट मौकफ है कि हिस्टोरिकली 47 से ही जम्मू कश्मीर जो है एक अनसेटल्ड ट्राइलेटरल पॉलिटिकल डिस्प्यूट है। इसलिए ट्राइलेटर जो आपने कहा भी है, जावेद साहब आपने कहा भी है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की विशेष के बिना, मैं विशेष नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के 2 करोड़ लोग जो हैं वो बेसिक और प्रिंसिपल फ्री के इस डिस्प्यूट में, और इंडिया पाकिस्तान इसको यूनिलैटरल और बायलैटरल मुद्दा बनाकर कभी इसको सॉल्व नहीं कर सकता। 73 वर्ष बीत गए हैं, इंडिया पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को ऑन बोर्ड नहीं लिया, और अपने तौर पर बात एग्रीमेंट आज तक इन्होंने बायलैटरल किए हैं, लेकिन इनकी अप्रोच और इनकी पॉलिसी यूनिलैटरल है। इंडिया कहता है कि ओके बाबू सिंह, हम चूंकि असली पॉइंट की तरफ आ जाते हैं कि इसका जो बेसिक, जो हम कौन सा मिनिमम एजेंडा होगा जिसपे हम सारे लोग तीनों अतराफ के कश्मीरी इकट्ठे हो सकते हैं। जावेद राठौर साहब आपके पास आ जाता हूँ दोबारा, चूंकि आप कुछ कहना भी चाहते थे, और दूसरा ये कि मिनिमम एजेंडा हो क्या सकता है। देखिए सबसे पहले तो ये बात, जिस तरह बाबू सिंह ने कहा कि ये बायलैटरल इशू नहीं है और यूनिलैटरल नहीं है, मैं तो इसको ट्राइलैटरल भी नहीं कहता, मैं इसको इंटरनेशनल कहता हूँ, क्योंकि इसके इंटरनेशनल ग्लोबल जो है इम्प्लीकेशंस हैं। अगर न्यूक्लियर वार होती है तो सारे सफर करेंगे, सारी दुनिया सफर करेगी। और अगर हम ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से देखें तो सारे साउथ एशिया के लोग सफर करेंगे और कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, कोई और है, जो भी रहने वाले, गुर्बत, जहालत, ये सारी चीजें क्या है, ये इसी इशू की वजह से है। तो हैविंग सेड दैट,
लेट मी कम टू द पॉइंट कि अब हम क्या कर सकते हैं। अब हम जो पहले हिस्ट्री के हिस्टोरिकल फैक्ट जरूरी है जानना, लेकिन आगे हम क्या कर सकते हैं। आगे एक ही चीज है जिसके ऊपर हम परस्यू कर सकते हैं मेरे ख्याल में, वो ये है कि जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशन एग्री हुआ है, जिसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी एग्री हुई है, जिसके ऊपर इंडिया एग्री हुआ है, जिसके ऊपर पाकिस्तान एग्री हुआ है, जिसके ऊपर कश्मीरी एग्री हुए हैं कि कश्मीर के लोगों को एक मौका दिया जाए कि वो अपना राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्सप्रेस करें थ्रू फेयर एंड फ्री प्लेबिसिट। उसके लिए हम सारे लोग करें। अब उसके लिए हम कोशिश क्या कर सकते हैं। एक तो जाहिर है इंटरनेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल एकेडमिया है, इंटरनेशनल, और उसके अलावा जो बड़ा एक फोरम है, जिस जो बुनियादी और जरूरी फोरम है, वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग हैं। हम हिंदुस्तान के लोगों के पास जाएं, पाकिस्तान के लोगों के पास जाएं और उनको कहें कि यार इस इशू के हल के लिए आप हमारी हेल्प करो, और हम अपनी हुकूमतों से कहो कि इस इशू को आप सिर्फ अपने मुल्क के जो जोग्राफियाई हालात हैं उनके एनक से ना देखें, उनको कश्मीरियों की फ्लाइट के एंगल से देखें, उनको इंटरनेशनल पीस के एंगल से देखें, उनको पूरे एरिया की गुर्बत के एंगल से देखें, पीस और प्रॉस्पेरिटी के एंगल से देखें। जब पीस और प्रॉस्पेरिटी होगी, ये इशू हल हो जाएगा, तो फिर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तो और कोई मसला ही नहीं है। फिर जिस तरह यूरोपियन यूनियन बना है, इसी तरह साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, वो सारे एक इकोनॉमिक बड़ा जोन बन सकते हैं, और वहां इतनी तरक्की हो सकती है कि आप यूरोप को भी पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें हमारे लीडरों को एक बड़ी विजन चाहिए, ग्लोबल विजन चाहिए, और बड़ा आपके पास जावेद साहब, आपकी अगर आपकी बात अगर मैं ठीक समझा हूं तो आपके पास जो मिनिमम एजेंडा वो ये है कि हम इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के पास जाएं, उनको ये कहें कि कश्मीर डिस्प्यूट है और आप हमारी मदद करें और इसको हल करने की पूरी कोशिश करें। ये आपका मिनिमम एजेंडा आपके पास ये है। जी जी, वो भी एक महाज है, बिल्कुल। नहीं, लेकिन इससे मैं अगर आपसे ये पूछूं कि पाकिस्तान तो कह रहा है कि मैं यूनाइटेड नेशन में हूं, मैं पूरी दुनिया में सफारतकारी की जो उनकी पूरी दुनिया में जाते हैं, वो कश्मीर इशू डिस्कस करते हैं, वो कश्मीरियों की ऑलरेडी मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान कहता है कि हम पूरी दुनिया में जाते हैं, कश्मीरियों की ऑलरेडी मदद हम कर रहे हैं। इससे अलावा कौन सी मदद वो हमारी करेंगे, क्या आप जी बता सकते हैं? नहीं, देखिए, वो जो मदद अभी कर रहे हैं ना, वो अपने एंगल से कर रहे हैं और अपने पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, और वो कोई प्रैक्टिकल मदद नहीं कर रहे। ना तो हिंदुस्तान की हुकूमत कर रही है सही तरह से, ना पाकिस्तान की हुकूमतें कर पाई हैं। असल मसला ये है कि पाकिस्तान के लोग या हिंदुस्तान के लोग भी अगर अपनी हुकूमतों से कहेंगे कि ये मसला हल होना चाहिए, और इस मसले का हल होना जरूरी है पाकिस्तान के लिए भी, हिंदुस्तान के लिए भी, और खित्ते के अमन के लिए, और इसको जब ह्यूमैनिटेरियन एंगल से सारे लोग देखेंगे, तो फिर जाहिर है कि उनकी सोच और होगी, उनकी अप्रोच और होगी, उनकी स्ट्रेटेजी और होगी, और वो और तरीके से इसको डील करेंगे। तो लिहाजा इस इशू के हल के लिए हम कश्मीर के लोगों को भी एक मल्टी डायरेक्शन मैं थोड़ी देर के लिए आपसे एग्री कर जाता हूं, लेकिन उसके बावजूद ये इशू दूर अपनी जगह पे होगा कि जब आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोगों को कहेंगे कि आप हमारा मसला हल करें, उसके बावजूद उससे पहले ये होगा कि कश्मीरियों को खुद इटसेल्फ एक जगह पे खड़ा होना पड़ेगा ना। कश्मीरी, उनको एक एजेंडा होगा तो वो मदद करेंगे हमारी। वो देखे, वो तो मैंने बात कर दी ना, बात को समझे, मैंने बात कर दी कि हमें जो रेजोल्यूशंस हैं यूनाइटेड नेशंस की, उनके ऊपर इकट्ठे हों, और फिर बाकी वो हिकमत अमली का मसला है कि किसको कैसे समझाना है। यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस है, बाबू सिंह, जावेद राठौर साहब कह रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं वो लेके हम इंडिया और पाकिस्तान के अवाम के पास आए, और उससे पहले कश्मीरियों को भी उन्हीं रेजोल्यूशंस को फॉलो करना चाहिए, उन रेजोल्यूशंस पे खड़ा होना चाहिए। ये 1 पॉइंट एजेंडा जावेद साहब कह रहे हैं कि ये होना चाहिए। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? 73 वर्ष हो गए हैं, 73-74 वर्ष हो गए यूनाइटेड नेशंस की रट लगाते हुए। 73 वर्षों में फिर यूनाइटेड नेशंस का जो रेजोल्यूशन था, यूनाइटेड नेशन का, वो रेजोल्यूशन तो इंडिया पाकिस्तान का क्वेश्चन है। वहां पर फिर यूनाइटेड नेशंस इन्होंने तो फिर अकार्ड कर दिए ना, 65 का अकार्ड कर दिया, ताशकंद का। अच्छा, 20 में शिमला अकार्ड कर दिया, इन्होंने लाहौर डिक्लेरेशन कर दिए। तो ये बाबूजी, ये
राठौर साहब सुन लीजिए ना, आपने अपनी बात रख दी है, मेरी बात सुन लीजिए। यही इनकंसिस्टेंसी है। ये इनकंसिस्टेंसी, एक तरफ तो हम मान जाते हैं कि ये ट्राइलेटरल डिस्प्यूट है, लेकिन फिर हम विटो पावर चाहते हैं कि सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट हमें दे दो। वो कोई नहीं देगा। 100 साल 500 साल भी लड़ता रहोगे, कोई नहीं देगा सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट। जब डिस्प्यूट ट्राइलेटरल है तो कोई एक फ्री को विटो पावर कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। जहां तो मानो नहीं, ये मानो नहीं कि ना इंडिया फ्रीक है ना पाकिस्तान फ्रीक है। जब हम मानते हैं कि इंडिया भी फ्रीक है, पाकिस्तान भी फ्रीक है, ये कहते हुए कि जम्मू कश्मीर एक बेसिक और प्रिंसिपल फ्रीक है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई जम्मू कश्मीर को विटो पावर नहीं देगा। और यूएन के रेजोल्यूशन में कहीं नहीं लिखा है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। और दो कंसेप्ट अलग अलग हैं। प्लेबिसेट का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। दो चीजों को गड़बड़ नहीं करना चाहिए। जो प्लेबिसेट का कॉन्सेप्ट है वो 48 49 का जो रेजोल्यूशन है, वो रेजोल्यूशन ये है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को पूछा जाएगा। इंडिया पाकिस्तान अपनी फोर्सेस विड्रॉ करेगा, इंडिया रिड्यूस करेगा और यूएन की सुपरविजन में लोगों को पूछा जाएगा कि आप हिंदुस्तान जाना चाहते हो या पाकिस्तान जाना चाहते हो। ये है वो 48 49 का रेजोल्यूशन। जो प्लेबिसेट डजंट मीन राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का कांसेप्ट तब आया था जब दुनिया में नेशनैलिटियां जो है अपने नेशनहुड के लिए स्ट्रगल कर रही थी कि हमें अपने नेशन का स्टेटस दो। मुझे जावेद साहब बता दें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जितनी प्रिंसली स्टेटें थी, जितनी फ्यूडल स्टेटें थी, किसी भी स्टेट को नेशनहुड का अधिकार मिला? जी, स्टेट पर हाथ रख के बता दे। इसलिए देखो, यही इनकंसिस्टेंसी 74 वर्षों से हम कंफ्यूज्ड बातें करते चले आ रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि ये ट्राइलेटरल है, तीन फ्रीक है, इंडिया भी है पाकिस्तान भी है। आज तक 73 वर्षों में इंडिया पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को फ्रीक नहीं माना है। यूएन के रेजोल्यूशन को उन्होंने बाईपास करके, यूएन के रेजोल्यूशन में ये ऑप्शन था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ये ऑप्शन था कि अगर कोई स्टेट डिस्प्यूटेड होगी तो लोगों को पूछा जाएगा। फिर उन्होंने ऑप्शन भी यही दिए थे। राजे को, नवाबों को इंटाइटल जरूर किया था, लेकिन ऑप्शन उनके लिए इंडिया पाकिस्तान था, नंबर 1। नंबर 2, यूएन ने भी उसी को आधार बनाते हुए कह दिया कि पूछा जाएगा कि आप इंडिया जाना चाहते हो या पाकिस्तान जाना चाहते हो। ये जो प्लेबिसेट है, ये प्लेबिसेट का कॉन्सेप्ट राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं है। लेकिन बाबू सिंह, सेल्फ डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट एक यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट है। वो किसी नेशनैलिटी का अधिकार है कि उसको नेशनहुड का अधिकार मिले। जी जावेद साहब बोलिए। ये जो फंडामेंटल नेचर है जम्मू कश्मीर का, जो ट्राइलेटरल डिस्प्यूट है, ये फंडामेंटल नेचर है। इसलिए कोई यूनिलैटरल ऑप्शन जो है वो नहीं माना जाएगा। देखिए, मैं ये समझता हूँ, इस हवाले से मेरा नुक्ता नजर है, आप सुन लें। मैं ये समझता हूँ कि जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलना है वो प्लेबिसिट के जरिए मिलना है। और प्लेबिसिट का जो कॉन्सेप्ट है, ये शायद आपको इल्म है कि ये एक अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन था, उसने इंट्रोड्यूस किया था। और इसकी डेफिनेशन में ये है कि इट कांट बी लिमिटेड। ठीक है, ये लिमिट नहीं हो सकता। अगर उसको आप ये कह रहे हैं कि रेजोल्यूशंस यही कहती हैं कि इंडिया या पाकिस्तान, तो रेजोल्यूशंस तो कॉन्सेप्ट को नहीं चेंज कर सकती ना। मैं तो इस सिलसिले में ओपन हूँ कि उसमें कश्मीरियों को ओपन मौका दिया जाए कि वो क्या चाहते हैं, यानी उनको महदूद ना किया जाए कि वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। अगर एक आदमी भी कहता है कि मैं हिंदुस्तान के साथ जाना चाहता हूं तो ये उसका हक है, उसको दिया जाना चाहिए। अगर एक आदमी भी कहता है मैं खुद मुख्तार रहना चाहता हूं तो ये उसका जमहूरी हक है, उसको मिलना चाहिए। जावेद साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि रेफरेंडम होना चाहिए? रेफरेंडम, बेसिकली रेफरेंडम होना चाहिए और लोगों को फैसला करना चाहिए और ये महदूद नहीं होना चाहिए। मैं बाबू सिंह के पास वापस चला जाता हूँ। बाबू सिंह, आप क्या समझते हैं मिनिमम एजेंडा क्या हो सकता है जिस पर यही बात, यही देखिए, मिनिमम एजेंडा कहाँ होगा, बात यही आकर फंसी हुई है। जब तक ये बेसिक नुक्ता पर हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, हम बिखर के ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसी अंडरस्टैंडिंग से हमारी गोल सेट होती है। जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट, प्लेबिसेट का कॉन्सेप्ट और रेफरेंडम का कॉन्सेप्ट, ये तीन कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। इनके तीनों के मीनिंग भी अलग अलग है और इन तीन कॉन्सेप्ट की गोल भी अलग अलग है। जो यूएन का 48 49 का रेजोल्यूशन है प्लेबिसेट का, उसका गोल ये सेट किया है उन्होंने कि आप ये फैसला करो कि आपने हिंदुस्तान में रहना है या पाकिस्तान में जाना है। ये है,
ये अलग नहीं है। तो जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में चले जाना है, राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन का क्वेश्चन ही नहीं उभरता। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अब 74 वर्षों बीत गए हैं। ऑब्जेक्टिव रियलिटी यही है कि हम एक वर्चुअली एक ग्लोबल स्टेज पे पहुंच गए हैं। अब कोई यूनिलैटरल मुझे नहीं लगता ना। देखो, हिंदुस्तान पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को अपनी नेशनल प्रेस्टीज का मुद्दा बना लिया है। ना तो इंडिया यहां से विड्रॉ करेगा, ना पाकिस्तान विड्रॉ करेगा। जो मर्जी कर लो, नहीं विड्रॉ करेगा वो। अब ये जो थ्योरी है कि गो इंडिया गो पाकिस्तान, ये इमोशनल बातें हैं। कितनी देर आप इमोशनल बातें करते करते लोगों को मरवाओगे? चले लाखों लोग तो मरवा दिए, कितने लोग और मरवाओगे? मैं जहां जम्मू रहता हूँ ना, मुझे मालूम है, मैं यहाँ पर आजादी का सेल्फ डिटरमिनेशन स्लोगन लेके जम्मू में काम नहीं कर सकता। मुझे लोग गोली मार देंगे। मैं इंडिया में नहीं जा सकता, मेरी मुंडी काट देंगे लोग। आपकी नजर में 74 वर्षों में सूरत ये बन गई है, आपको एक ऐसा रोड मैप, ऐसा नैरेटिव देने होगा जिसमें तीनों फरीकों को के इंटरेस्ट रिकंसाइल करते हो। जी बाबू सिंह आप इंडिया को माइनस करके, आप पाकिस्तान को माइनस करके, या जम्मू कश्मीर को माइनस करके इस डिस्प्यूट का सलूशन नहीं निकल सकता। बाबू सिंह बात सुनिए ना। आप देखिए, मैं आराम, पहली तो बात यह है कि मेरा ख्याल है हमें जज्बात से नहीं, आराम से बोलना चाहिए। हम सारे मैच्योर लोग हैं। दूसरी बात, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है बाबू सिंह, आप ये बताइए कि आपकी नजर में क्या सॉल्यूशंस हैं जिन पे हमें काम करना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि ये ट्राइलेटरल डिस्प्यूट है। ये ना तो यूनिलैटरल है, ना ये बाइलैटरल है। इसमें 3 फ्रीक हैं, इंडिया, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर। पहले तो ये बेसिक ट्रुथ है। दूसरा, मेरा कहना है कि ये ट्राइलेटरल डायलॉग आज तक नहीं हुआ। आज तक जितने भी डायलॉग हुए, जहाँ इंडिया पाकिस्तान के बीच हुए और इंडिया पाकिस्तान के बीच ही एग्रीमेंट हुए हैं, जहां फिर दिल्ली और श्रीनगर, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच हुए, जहाँ पाकिस्तान और आजाद कश्मीर। पहले मेरी बात सुन लीजिए, आज तक कभी ट्राइलेटरल डायलॉग पर ना हमने डिमांड की है, ना हमारी कोशिशें हुई है। हम यूनिलैटरल तरीके से या बायलैटरल तरीके से इस मसले को मिस हैंडल करते आए हैं। हमें सबको मिलकर तो ये आवाज बुलंद करनी चाहिए कि ट्राइलेटरल डायलॉग के हालात बनाए जाएं। लेकिन हालात बनाने से पहले जो जंग लगी है, इंटरनल और एक्सटर्नल, वो बंद हो, सीज फायर हो, बॉर्डर पे भी सीज फायर हो, और जो मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच जो रोज मारे जा रहे हैं, वो एक नेगोशिएटेड सीज फायर हो, और एक ट्राइलेटरल डायलॉग का एक कंडूसिव एटमॉस्फेयर बनाने के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लिए जाएं। वो मैं आगे प्रपोज करता हूं। पहले मैं आता हूं कि हमें प्रपोज करना चाहिए कि ट्राइलेटरल डायलॉग के जरिए जम्मू कश्मीर के मसले का कोई वंस फॉर ऑल एक सोल्यूशन निकाला जाए। लेकिन वो सोल्यूशन तब होगा जो इंडिया को भी मंजूर हो, पाकिस्तान को भी मंजूर हो, और जम्मू कश्मीर के दोनों हिस्सों को मंजूर हो। वो इसलिए हम प्रपोज करते हैं ऐसा ट्राइलेटरल सोल्यूशन जिसमें तीनों की कोई फ्रीक अपने आप को डिफीटेड महसूस ना करे, कोई फ्रीक, तीनों की भिन्न भिन्न पोजीशन हो। उसके लिए हम अपनी तरफ से एक नया रोड मैप पेश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो डिवीजन है इसको खत्म करो, ये जो LOC है इसको डिसमेंटल करो, और दोनों हिस्सों को रीयूनिफाई करके इसको एक फेडरल स्टेट बनाओ। इसकी फेडरल तीनों हिस्सों को जो 2 ही हिस्से है ना LOC में, LOC के तो 2 हिस्से हैं, गिलगित बाल्टिस्तान, आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर, तीनों को मिला के दो। अब सब दोनों जो टोटल जम्मू कश्मीर स्टेट है, इसको रीयूनिफाई करके इसको एक बड़ी फेडरल स्टेट बनाओ। बराबरी की बुनियाद पर गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, लद्दाख और जम्मू की बराबरी की रिप्रेजेंटेशन हो फेडरल असेंबली में। नीचे प्रोविंशियल असेंबलियां हो, कश्मीर की, जम्मू की, लद्दाख की, मुजफ्फराबाद की और गिलगित बल्तिस्तान की। ये एक प्रपोजल दे रहे हैं कि इसको एक फेडरल स्टेट बनाओ। और जम्मू कश्मीर की जो मल्टी आइडेंटिटीज हैं, जो अलग अलग शनाख्तें हैं, जहां सारे कश्मीरी नहीं है जो राठौर साहब कह रहे हैं आम कश्मीरी, यहाँ कश्मीरी भी है और नॉन कश्मीरी भी हैं, सारे हैं। यहाँ डोगरे हैं, यहाँ पटवारी हैं, यहाँ गिलगिती हैं, बल्ती हैं। तो ये एक प्लूरलिस्टिक स्टेट है, ये सिर्फ कश्मीरी स्टेट नहीं है। ये हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए। ये बोल के भी इरिटेशन पैदा करते हो आप, खास करके जम्मू के अंदर और बाकी हिस्सों में। एक चैप्टर तो ये है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर की, यूनाइटेड जम्मू कश्मीर स्टेट की डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन और ट्राइलेटरल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी ले ले इन दी फॉर्म ऑफ इंडो पाक कंडोमिनियम। ये एक नया रोड मैप है, जरा इस पर भी सोच लीजिए आप। फिर हम कहते हैं कि
ट्राइलेटरल डायलॉग प्रोसेस से पहले जो ये माहौल तो बनाइए। ये दोनों हुकूमतें, इंडिया और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, हमें डायलॉग प्रोसेस में इन्वॉल्व करने के लिए पहले वो तैयार तो हो, पहले वो हमें फ्री तो माने। लेकिन बाबू सिंह छोटा सा एक क्वेश्चन है कि पहले कश्मीरी खुद तैयार हूं कि वो जाएंगे ट्राइलेटरेट जो डायलॉग होगा उसमें जाएंगे, किसी एक एजेंडे को लेके जाएंगे। हमें टू फोल्ड, एक तो ये करना चाहिए कि हमें एक मिनिमम कंसेंसस हैमर आउट करने के लिए, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, जम्मू वालों को कश्मीर से बात करनी चाहिए, कश्मीर वालों को जम्मू से बात करनी चाहिए, और जो डिफरेंस है वो खत्म करने चाहिए। ये जो जम्मू सेंट्रिक पॉलिटिक्स है इसको छोड़ना चाहिए। जम्मू सेंट्रिक पॉलिटिक्स नुकसानदेह है। एंटी कश्मीर जो जहां जम्मू में लोग काम कर रहे हैं और रोज कश्मीरियों को गालियां निकालते हैं, हमारी रोज उनके साथ बहसें होती हैं, झगड़े होते हैं, बड़ी हीटेड डिस्कशंस होती हैं। हम कहते हैं कि ये नेगेटिव अप्रोच है, इससे काम नहीं चलेगा। इसलिए कश्मीर सेंट्रिक अप्रोच जो है वो उसको छोड़ना होगा। इसलिए हिंदू पॉलिटिक्स, हिंदू विजन, मुस्लिम विजन, ये सब छोड़ने होंगे। इसी प्रकार से आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बीच, चाहे हमारी गलतियों से जो एस्टैब्लिशमेंटों ने हमें दूर रखा है, हमें आपस में डायलॉग करना चाहिए। फिर हमें जम्मू वालों को, कश्मीर वालों को और लद्दाख वालों को मिलके आपके साथ, उस पार आजाद कश्मीर के लोगों के साथ और गिलगित बल्तिस्तान के साथ हमें आपस में लगातार डायलॉग प्रोसेस करना चाहिए। अगर पॉसिबल हो सके तो हमें कहीं एक फ्रेंडली कंट्री में आपस में मिलने का प्रोसेस शुरू करना चाहिए, एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस के रूप में, ताकि हम इंटरनली जम्मू कश्मीर के जो भी लोग हैं, जम्मू वाले हैं, लद्दाख वाले हैं, कश्मीर वाले हैं, गिलगित बल्तिस्तान वाले हैं, मुजफ्फराबाद वाले हैं, आजाद कश्मीर वाले, जो भी आइडेंटिटीज है, हम आपस में बैठ के कोई कोशिश करें कि हमारे बीच एक मिनिमम कंसेंसस हो। जहां तो वो भी लोग हैं ना जो जम्मू कश्मीर को इंडिया का इंटीग्रल पार्ट मानते हैं, जहां हम काम कर रहे हैं ना, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को इंडिया का इंटीग्रल पार्ट मानती है, पीडीपी इसको इंडिया का इंटीग्रल पार्ट मानती है, जहां जम्मू में जितनी पार्टियां हैं वो सब जम्मू कश्मीर को इंडिया का इंटीग्रल पार्ट मानती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो पार्टियां हैं, जो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का स्टैंड है, वो तो कहते हैं कि ये फाटी साहब का हमारा अनफिनिश्ड एजेंडा है, वो कहते हैं कि ये तो हमारा सारग है। फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि हम तो कश्मीरियों को डिप्लोमेटिक सपोर्ट कर रहे हैं। फिर एक तरफ तो ये कहते हैं, दूसरी तरफ इसको आप अपनी नेशनल इंटीग्रेशन का पार्ट मानते हो, वो प्रैक्टिस से साबित होता है। फिर यूएनओ की जनरल असेंबली में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि यूएनओ के रेजोल्यूशन को इंप्लीमेंट करो। ओ बाबा, यूएन के रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट करने से पहले जो आप सिग्नेटरी हो शिमला कार्ड के, आप पहले उसको तो रद्द करो अपनी नेशनल असेंबली में। वो करते नहीं हो तो डबल बातें करते हो आप, इधर भी डबल बातें, उधर भी डबल बातें। तो मेरी गुजारिश ये है कि हम सब लोग जो पाकिस्तान में है, जो एक गलत मौकफ के शिकार हुए हैं, उसके ट्रैप में जो पार्टियां और लीडर आए हैं, उस ट्रैप से उनको निकलना चाहिए। इधर जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में हम लोग जो इधर 47 से हिंदुस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का जो एक अनरियलिस्टिक स्टैंड है, मतलब जो ग्राउंड रियलिटी है उसके मुताबिक नहीं स्टैंड है। जम्मू कश्मीर में 48 से मिलिट्री ऑब्जर्वर है, यहाँ जम्मू में है, श्रीनगर में है, कश्मीर में है। लेकिन हमारी पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट ने 94 में एक रेजोल्यूशन डाला है कि यूनानिमस रेजोल्यूशन, तमाम पार्टियों ने उस पर दस्तखत किए हैं कि ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। तो हम संघर्ष कर रहे हैं, हमें तो ये कन्फ्रंट, ये मौकफ, ये नैरेटिव के साथ हमारा संघर्ष है। हम उनको समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, हमें वो एंटी नेशनल कहते हैं। बात ये है कि अगर बाबू सिंह ये जो आपने, अगर ये इंटीग्रल पार्ट है तो यूएनओ के मिलिट्री ऑब्जर्वर क्यों है जहां पर? अगर ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है तो हटाओ यूएनओ के मिलिट्री ऑब्जर्वर को, नहीं हटाते। हम कहते हैं कि अगर ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है तो बीच में सीज फायर लाइन और एलओसी क्यों है? तो जी बाबू सिंह जो आपने जो मिनिमम एजेंडा दिया, मैं इसमें राठौर साहब के व्यूज लूं। राठौर साहब आप क्या कहते हैं, जो बाबू सिंह का मिनिमम एजेंडा है, जो बाबू सिंह ने बताया, इस पे आप क्या कहते हैं? देखें, बात ये है कि हमें आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि अभी तक यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन पर अमल नहीं हुआ और पाकिस्तान की पॉलिसी भी हाफ हार्टेडली चलती रही, इंडिया भी अपने नुक्ता नजर से पेश करता रहा। तो कश्मीरी सफर कर रहे हैं और वो महरूमियों का शिकार हैं, जम्मू कश्मीरी राठौर साहब, जम्मू कश्मीरी लोग। और दूसरा एक मसला ये भी है कि जो वहाँ भी एक्रेमनी है कश्मीर के लोगों के दरमियान, जम्मू के लोगों के दरमियान, बाकी लोगों के दरमियान, ये भी तलखियां खत्म होनी चाहिए, क्योंकि सफर सारे कर रहे हैं।
और हम सबको मिलजुल के आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। और मोटा आउट ऑफ बॉक्स क्या कर सकते हैं हम? एक तो ये है कि ये अच्छी तजवीज है, पहले भी हम मुतालबा करते रहे पाकिस्तान से भी कि जब इंडिया से मुज़ाकरात हों और आप और इंडिया मुज़ाकरात ना करें, कश्मीरियों को भी शामिल करें। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ के कश्मीरी मिल के ये कोशिश करें कि सबसे पहले हम लोग किसी जगह पर खुद इकट्ठे होके हम एक मिनिमम एजेंडे पर एग्री हों, और हम उसमें पाकिस्तान और इंडिया को भी चार्ज दे सकते हैं। उनको ये कह सकते हैं कि बाबा या तो आप रेफरेंडम करा दो ओपन, यानी कश्मीरियों के पाबंदी लगाए बगैर कि उन्होंने इधर जाना या उधर जाना, तो या फिर आप मुज़ाकरात करो बैठ के और हमें भी उसमें शामिल करो, और देखो कि कहाँ एडजस्टमेंट होती है, चले कहाँ चले सारे। ये बात तो जावेद साहब आपकी और बाबू सिंह के दरमियान मुश्तरक हो गई कि ट्राईलैटरल डायलॉग होना चाहिए। ये तो कंफर्म हो गया कि ट्राईलैटरल डायलॉग ही इसका वाहिद हल है। लेकिन उसके बाद अभी अगला जो पॉइंट है वो ये है कि ट्राईलैटरल डायलॉग किन इश्यूज पे होना चाहिए, किन बुनियादों पे होना चाहिए। वो बुनियादें भी होनी चाहिए हमारे पास। वो हमारे पास एक अबड़ा होना चाहिए, एक एजेंडा होना चाहिए जो मिनिमम हो बेशक, लेकिन उसके जम्मू कश्मीर के लोगों का कंबाइन उसकी देखें सोच हो, एक सोच। देखें मेरा हमारा जो मिनिमम एजेंडा या मिनिमम और मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि कश्मीर की जो सूरत हाल है उसको बदलना है। लोगों को अमन, जो इस एंग्विश किस्म की सूरत हाल है, अमन, गुलामी की सूरत हाल है, उनको इस सूरत हाल से निकालना है। अमन, और इसके निकालने यार के बैटरी लो लिए आ रही, एक अमली या एक एजेंडा बनाना है। बैटरी लो आ रही इसकी, वो एजेंडा फर्ज करें अगर मेरे पास कोई एजेंडा है और बैटरी मैं लो। उसको थ्रो कर देता हूं, तो हो सकता है वो बाबू साहब को ना पसंद हो, दूसरे लोगों को तो पसंद हो। लेकिन इसके लिए यही जरूरी है कि सबसे पहले हम लोग अगर किसी जगह एक इकट्ठे होके हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं, डेलिब्रेशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं एग्जैक्टली एग्जैक्टली जावेद साहब दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन बाबू सिंह के पास इसलिए जाना चाहता हूं कि हम वो पॉइंट्स पहले रेज करें। दोनों अतराफ, तीनों अतराफ के कश्मीरी, जम्मू कश्मीर के जितने लोग हैं उनके वो पॉइंट्स जो पहले रेज होने चाहिए, उन पॉइंट्स को पहले डिस्कस होना चाहिए। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हो जिसमें तीनों अतराफ के कश्मीरी वहां पे बैठे, मिलजुल कर उस एजेंडे पे बात करें और एजेंडा डिसाइड करें कि क्या एजेंडा होना चाहिए। बाबू सिंह क्या कहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल ठीक है, राठौर साहब अच्छी बात कर रहे हैं। एक चीज मैं राठौर साहब को गुजारिश करूंगा कि यहाँ जम्मू में बड़ा फर्क पड़ता है जब आप कश्मीरी दोनों तरफ के कश्मीरियों की बात करते हो। आप जब एंटायर जम्मू कश्मीर स्टेट के जो सिटीजन हैं, हम स्टेट सब्जेक्ट हैं, उस अंदाज से बात करें ताकि किसी को मौका ना मिले एक्सप्लॉइट करने का। मुझे तो समझ है, मुझे जब राठौर साहब बात कर रहे हैं तो मुझे उनके दिल की बात समझ है कि बाबू सिंह भी कश्मीरी है, जबकि मुझे कश्मीरी बोलना नहीं आती। मैं तो डोगरी बोलता हूँ, या हिंदी बोलता हूँ, या इंग्लिश बोलता हूँ। आई एम नॉट कश्मीरी, बेसिकली आई एम डोगरा। तो इनको मेरा इसमें एतराज नहीं होना चाहिए जब मैं कश्मीरियों को प्यार करता हूँ। कश्मीरी हमारा खून है, हमारे अपने हैं। ये इवन पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं मैं उनको अपना परिवार मानता हूँ, इसलिए वो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जहां जम्मू में एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा होती है कि ये साले बाबू सिंह राठौर साहब इटसेल्फ जम्मू से, राठौर साहब बिल्कुल, राठौर साहब भी। इसलिए ये बड़ी बार मैंने इन सबको समझाया कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर स्टेट में कश्मीरी आइडेंटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। नहीं, असल में कुर्बानियां भी बहुत ज्यादा है, ये हम रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन ये कहना कि सारे कश्मीरी हैं, ये ट्रूथ नहीं है। ये ट्रूथ नहीं है। ये एक मल्टी एथनिक प्लूरलिस्टिक स्टेट है, इसलिए इंटायर डिस्प्यूटेड स्टेट के जो सिटीजन और उनके नुमाइंदे हैं वो हमें एक पेज पे आना चाहिए। दूसरा, राठौर साहब ने, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। राठौर साहब बहुत खूबसूरत इंसान हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, और मैं बड़ा ग्रेट सलाम भी उनको करना चाहूंगा। और उन्होंने कम से कम एक थोड़े से आधे घंटे की डिस्कशन में हम एक पेज पे आ गए हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, जब हम कोई एक हफ्ते की, एक वीक की कोई एक कॉन्फ्रेंस हम सब करें मिलके, तो मुझे यकीन है कि हम एक कंसेंसस डेफिनेटली हैमर आउट कर पाएंगे। उसके लिए मैं तो एक ये कहूंगा कि हम सब जो है जम्मू कश्मीर के लोग, इंक्लूडिंग इंडिया और पाकिस्तान के स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, वो भी इन्वॉल्व करने चाहिए, क्योंकि हमें हिंदुस्तान के अवाम की और पाकिस्तान के अवाम की सपोर्ट के बिना हम जम्मू कश्मीर रियासत को इस डार्क टनल से नहीं निकाल सकते। इसलिए मेरी तजवीज ये है कि जब हम एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस करें, सऊदी अरबिया में करें, लंदन में करें, या कहीं भी करें, तो वहां हम इंडिया से, मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ की जितने बुद्धिजीवी इंडिया के हैं उनको बुलाना जरूरी है।
क्योंकि बड़ी गलत, पिछले 74 सालों में इतनी गलत फहमियां फैलाई गई हैं इंडिया में, कोई फ्रेंड नहीं है जो हमें सपोर्ट करे, वो सारे ही हमें जो है एंटी नेशनल मानते हैं या पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड मानते हैं। मतलब इतनी गलत प्रोपेगेंडा जो हुआ है, इसलिए हमें कैंपेन करनी चाहिए, पूरे इंडिया में अपना केस रखना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान से एक पावरफुल मास मूवमेंट खड़ी हो जो पार्टियों को भी मजबूर कर दे सोचने पर और एस्टैब्लिशमेंट को भी मजबूर कर दे सोचने पर। वैसे ही पाकिस्तान के अंदर तो हमें इंडिया और पाकिस्तान के बुद्धिजीवी और पॉलिटिकल स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल्स, उनको उस कॉन्फ्रेंस में इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि दोनों फरीक हैं। दूसरी बात ये है कि कॉन्फ्रेंस में एक मिनिमम जो वर्कआउट करें वो ये करें, ट्राइलेटरल डायलॉग प्रोसेस को लिए हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो हमारा, कोई एक ग्रैंड अलायंस बनाए हम, ग्रैंड अलायंस जिसमें गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी हो, जिसमें आजाद कश्मीर की नुमाइंदगी हो, जिसमें कश्मीर वादी की नुमाइंदगी हो, जम्मू की नुमाइंदगी हो, लद्दाख की नुमाइंदगी हो और इंडिया पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी हो। एक इतना बड़ा ग्रैंड, और 25 लाख लोग हमारे जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त डायस्पोरा में रहते हैं वो बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं, उनको भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। उनकी मदद के बिना किसी फ्रेंडली कंट्री में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस करना पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर इंडियन एस्टेब्लिशमेंट हमें इजाजत नहीं देगी, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट हमें इजाजत नहीं देगी, तो माफ करना वो नहीं आने देंगे। बाबू सिंह अगर सऊदी अरब जाना चाहेगा तो इंडिया नहीं, अगर इंडिया नहीं चाहेगा तो वो मुझे नहीं आने देगा, मुझे वो वीजा भी नहीं लेने देगा। अगर मैं वीजा भी ले लूंगा मुझे एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लेंगे वो। वैसे ही पाकिस्तान के अंदर अगर वो नहीं चाहेंगे कि ये पाकिस्तान के नुमाइंदे या आजाद कश्मीर के नुमाइंदे लंदन की कॉन्फ्रेंस में जाए तो नहीं होगा। इसलिए हमें बड़ा स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकफुल होना चाहिए और बड़ा डिप्लोमेटिक भी होना चाहिए और बड़ा सेंसिबल भी होना चाहिए। बाबूजी अपने लॉजिक की बुनियाद पर, हमारा लॉजिक इतना पावरफुल होना चाहिए, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को भी मजबूर करें, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को भी मजबूर करें। एक हमारा एक सेंटर, गाइडिंग सेंटर अगर बन जाता है तो फिर हम ऑन बोर्ड लें, दोनों एस्टेब्लिशमेंटों को ऑन बोर्ड लें, सबको एक जगह इकट्ठा करने की। दूसरा, हम कोशिश करें एक कंडूसिव एटमॉस्फेयर बिल्ड करने के लिए इंडिया पाकिस्तान दोनों को मजबूर करें, दोनों को परसू करें कि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बने। पहला स्टेप तो ये होना चाहिए कि 2 लेवल का इंटरनल और एक्सटर्नल सीज फायर हो, बॉर्डर पे एलओसी पे भी सीज फायर हो जहां रोज लोग मारे जा रहे हैं, दूसरा मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच सीज फायर हो। ये जब तक ये वार बंद नहीं होती डायलॉग आगे नहीं जाएगा। फिर उसके बाद और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लेने चाहिए, जैसे हम डिमांड करें कि तमाम पॉलिटिकल कैदी उनको रिलीज किया जाना चाहिए, वो हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो। शबीर शाह को रिलीज करना चाहिए, जसीन मलिक को रिलीज करना चाहिए, आइशा अंदराबी को रिलीज करना चाहिए। हजारों जो एक्टिविस्ट कश्मीर वादी के हैं या जम्मू के हैं, उन सबको अनकंडीशनल छोड़ा जाना चाहिए। वैसे ही पाकिस्तान के अंदर जैसे आजाद वहां गिलगित बल्तिस्तान में बाबा जान और इख्तियार करबलाई को 70 साल और 90 साल की सजा थी, वहां से भी आवाज उठी और हम भी रोज बोलते थे। आई एम ग्रेटफुल कि उनको छोड़ा गया है। बाबा जान, इख्तियार करबलाई, वो अभी तनवीर अहमद को अंदर रखा हुआ है एक झंडे के इल्जाम में, आपको मालूम है कि उसको अंदर रखा हुआ है। हम कहते हैं कि तनवीर अहमद को भी छोड़ो, जहां 90 साल की सजा आपने माफ कर दी, 70 साल की सजा माफ कर दी। ये बाबू सिंह, ये सारी देखें दूसरा हम कहते हैं कि जितने भी मिलिटराइज्ड जोन बना दिया है कश्मीर वादी को और जम्मू कश्मीर को, मिलिट्री जो है वो अपनी बैरकों में जाए। जब सीज फायर हो गया तो मिलिट्री अपनी बैरकों में जाए, लोग भी खुली हवाओं में सांस ले पाए। जो अंडर डिप्रेशन है, वो घरों से बच्चे निकलते हैं तो बंदूक देखते हैं आर्मी की या सिक्योरिटी फोर्सेस की, इसलिए वो टेरर और वो जो साया है स्टेट का जो है, वो स्टेट का टेरर बंद हो। जितने भी ड्रकोनियन लॉ है स्टेट, जैसे ये आर्म्ड एक्ट है, जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, ये सारे लॉज जो है ये बंद होने चाहिए, इनका ऑपरेशन। ये जितनी भी वायलेशन बंद होनी चाहिए, लोगों को फ्रीडम होनी चाहिए, लोग खुले तरीके से पब्लिक मीटिंग्स कर पाए। यहाँ टचवुड ये है राठौर साहब का, अभी तक हम लोग डरे हुए हैं, खास करके कश्मीर वादी में पब्लिक मीटिंग नहीं हो पाती, कोई जुलूस नहीं निकाल पाता, कोई जलसा नहीं कर पाता,
जब लोग अपनी आवाज ही नहीं बुलंद कर पाएंगे तो कैसे बात बनेगी आगे? एक तो मुझे पहले बात हमें करने बोलने का देंगे आप? मौका दिया जाए, हमें इजाजत हो कि बाबू सिंह डेलीगेशन लेकर आजाद कश्मीर में आए, राठौर साहब आजाद कश्मीर से डेलीगेशन लेकर यहाँ जम्मू में आए, हम दोनों मिलके लद्दाख जाएं, हम दोनों मिलके गिलगित बल्तिस्तान जाएं, हम सब मिलके आपस में कोई कश्मीर में, देखिए, आप लोग कश्मीर आना चाहते हैं तो आपका डेलीगेशन जो है कश्मीर वादी में आए, हम दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करते हैं, इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये दोनों एस्टेब्लिशमेंटें सुन रही हैं हमें, उनको हमें मिलने के लिए रोकना नहीं चाहिए बल्कि हमें फैसिलिटेट करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि एक तो पॉलिटिकल प्रेशर इंटरनल और एक्सटर्नल, ग्लोबल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, दोनों कंट्रियों लेवल पे भी और जम्मू कश्मीर लेवल पर यह होना चाहिए कि हमें रोको मत, हमें मिलने दो, हमें मिलने दो, और तभी हो सकता है कि जब हम इनको प्रॉपर्ली रिव्यू करें। लेकिन अगर ये स्लोगन लेते हैं गो इंडिया गो पाकिस्तान, तो वो हम दोनों को प्रोवोक करते हैं, फिर कोई हमें नहीं करने देगा, फिर ये हमें सबोटाज करेंगे, फिर ये हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। सुने ना, इसलिए ये प्रपोजल ये है कि हम पहले एक पेज पे आने के लिए और इंटर रीजनल डायलॉग प्रोसेस हमारा आगे बढ़े ताकि एक कंसेंसस हम रोड कर पाए, फिर इकट्ठे मिलके हम सीजफायर की डिमांड करें, इकट्ठे मिलके कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। बाबू सिंह एग्री करता हूँ आपसे, लेकिन इससे पहले ये होना चाहिए कि कश्मीरी खुद किसी एजेंडे पे डिस्कस करें, एजेंडा उनके पास होना चाहिए कि ये एजेंडा है, ये एजेंडा सर एजेंडा एक ही है कि जम्मू कश्मीर का ट्राइलेटरल डायलॉग के जरिए एक जस्ट रैशनल और परमानेंट बाबू सिंह को ले लें, वो बात कर लें, मुझे रहने दें। एजेंडा तो हमारा जम्मू कश्मीर के डिस्प्यूट का रेगुलेशन है। बाबू सिंह, जावेद साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी बोलिए जावेद साहब। बाबूजी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन मैं, आप माफ कीजिएगा, आप नाराज नहीं होइएगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि अपनी बात को अपने टाइम पर खत्म करना और दूसरे को भी अहमियत देना। अगर खुद बंदा बोलता चला जाए और दूसरे को बिल्कुल सुने ही ना, तो मेरा ख्याल है ये बड़ी डिसग्रेस, दूसरे के साथ ज्यादती होती है। तो एक्चुअली इंडिया और पाकिस्तान में ये सूरत हाल है। क्योंकि मैं अमेरिका में रह रहा हूँ बड़े अरसे से, तो मुझे यहाँ बहुत सारी चीजें डिफरेंट सीखी है मैं, जो वहां पे लोगों के दरमियान नहीं है। और वहां लोग दूसरे की ख्वाहिशात का ख्याल ही नहीं रखते और बोले चले जाते हैं। माफ कीजिएगा, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, आपसे सीधी बात की है, तो माइंड नहीं कीजिएगा बातें आपकी। नहीं, पर मैंने तो आपको रोका नहीं ना, मुझे रोकना शाहिद साहब का, क्योंकि वो कंडक्ट कर रहे हैं। जी जावेद साहब, तो मैं बंद कर देता हूँ ना। जब आप अपनी टाइम पे बोलते हो तो मैं तो इंटरप्ट करता नहीं हूँ आपको। नहीं, मैंने तो आपको रोका नहीं है। नहीं, आपको कोई इरिटेशन होनी चाहिए, आपको तो कोई इरिटेशन, मेरे बोलने की आपको इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, मैं अगर बोल रहा हूँ तो उसके बाद आपकी टर्न भी तो आएगी। जी अभी जावेद साहब आपका टर्न है। जावेद साहब अभी आपका टर्न है, बोले आप जो कुछ कहना चाहते हैं वो बोले। मत करिए ना जावेद साहब, मत करिए आप। बाबू सिंह मैं भी सुन रहा हूँ, आप बोले। अब आपके टर्न है, जितना बोलना है बोलिए। नहीं, हमारा प्रोग्राम 4 घंटे का नहीं है, महदूद है, और उसमें आपने नहीं तय करना है जावेद साहब, वो शाहिद साहब ने तय करना है। महदूद ही तो मेरा टाइम सारा आप बाबू सिंह को दे दे, मैं इनको सुनूंगा बस। नहीं, आप बोले, आपका टर्न है ना, आप बोले प्लीज। अब आपका टाइम है, आप बोलिए। आप बोले। हम आज बैठे इसलिए हैं कि हम किसी मिनिमम एजेंडे पे बात करें। जावेद साहब, बाबू सिंह ने अपनी तजवीज दी है, आप अपनी तजवीज दें, उसके बाद हम देखते हैं कि व्यूअर्स जो हमारे, बाबू सिंह की बातें ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे कश्मीर के, जम्मू व कश्मीर के लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो लोग बातें करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली बहुत कम काम करते हैं, जबकि प्रैक्टिकल काम करने की जरूरत है। और जब आप प्रैक्टिकल काम करना चाहते हैं तो फिर आपको एक हिकमत अमली के तहत आगे चलना पड़ता है, और उसमें टाइम को भी पेश नजर रखना पड़ता है, और ये सारी चीजें हमारी तहरीक में कहीं नजर नहीं आ रही। तो अब बात ये जिस तरह की कि लोग हमें कॉन्फ्रेंस नहीं करने देंगे, जाहिर है कि अगर हम पाकिस्तान के नुमाइंदे बन के करेंगे या पाकिस्तान की मुखालिफ कॉन्फ्रेंस करेंगे तो नहीं होगा, इंडिया के नुमाइंदे या इंडिया की जो लाइन लेकर चलेंगे तो नहीं होगा। लेकिन हमारी जो लाइन है, जो मैंने सबसे पहले अर्ज किया था जब बात मैंने शुरू की थी, कि ये कश्मीर का मसला सिर्फ कश्मीर के लोगों का नहीं है, ये पाकिस्तान और इंडिया के लोगों का भी है, वो भी सफर कर रहे हैं। हमें सारे पाकिस्तान के और इंडिया के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड लेना है, इस पे मैं एग्री करता हूँ।
और उनको समझाना है कि भाई इस मसले को हल करो, इसको ख्वाह आपने एक इशू बनाया हुआ है, ये हल हो सकता है और इसका हल करना आपके फायदे में है। इस इशू का जिंदा रहना चंद लोगों के फायदे में हो सकता है, लेकिन अवाम के फायदे में नहीं है, मुल्कों के फायदे में नहीं है। तो लिहाजा हमने उन लोगों को भी साथ लेना है जो भी वॉइसेस हमारे साथ मिल सकती है। इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी वॉइसेस हैं, जम्मू और कश्मीर में भी बहुत सारी वॉइसेस ऐसी हैं। बाबू सिंह को मैंने 2-3 बार सुना, इनकी बातें मुझे पसंद है, ये दिल से बोलते हैं, खुल के बात करते हैं। तो ये इस तरह के लोग और भी डेफिनेटली वहां भी होंगे, और यहाँ भी इस तरह के लोग हैं। और पाकिस्तान को भी हमने कन्विंस करना है कि भाई ये मसला सबका मसला है, ये सिर्फ कश्मीरियों का नहीं है। आप ओपन हो, आप कुछ नहीं करते तो हम लोगों को कुछ पब्लिक डिप्लोमेसी करने दो, हो सकता है कि हम कुछ ब्रेक थ्रू कर लें, और जिसका फायदा आप लोगों को भी हो, आपकी हुकूमतों को भी हो, आपके मुल्कों को भी हो। तो मेरा ख्याल है इस सिलसिले में कुछ एफर्ट्स करनी चाहिए, और मैं इनकी इस राय से बिल्कुल एग्री हूँ, और मैं अपनी तरफ से बिल्कुल राठौर साहब जो ट्राईलैटरल जो डायलॉग है उस पे आप एग्री करते हैं बाबू सिंह से? बिल्कुल बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ 100%। आप ट्राईलैटरल डायलॉग पे एग्री करते हैं, और उसके बाद जो अगली बात यह है कि कश्मीरियों को मिनिमम एजेंडे पे इसी पे इकट्ठा होना चाहिए कि ट्राईलैटरल डायलॉग होना चाहिए, कश्मीरी फ्री एंड फेयर हर जगह पे जाके एक दूसरे से मिले, इस पे आप एग्री करते हैं बाबू सिंह से? बिल्कुल जी, ये तो जरूरी है। अब देखो पाकिस्तान से भी बात की जाए, हिंदुस्तान से भी बात की जाए, सीज फायर किया जाए, कंट्रोल लाइन पे लोगों को रोजाना मारा ना जाए, कंट्रोल लाइन पे फायरिंग ना की जाए, दोनों अतराफ कंट्रोल लाइन पे लोगों को मारना, इस सारी चीज पे सीज फायर और उसके बाद बात आगे बढ़े, आप इस पे बाबू सिंह से एग्री करते हैं आप? बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी तजवीज़ें दी कि जो लोग जेलों में हैं उन सबको रहा किया जाए, कंट्रोल लाइन पे जो इस वक्त फायरिंग हो रही है दोनों तरफ से वो बंद की जाए, और लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, और ह्यूमन राइट्स जो है वो उनको ऑब्जर्व किया जाए, उनकी रिस्पेक्ट की जाए। तो ये एक इंसानी मसला है, तो इसको जो यानी लड़ाई आपके और बाबू सिंह के दरमियान कंसेंसस मौजूद है, ये जो आप और बाबू सिंह बात कर रहे हैं, मतलब आप दोनों का एक ही वन पॉइंट एजेंडा यही है कि यही जो बाबू सिंह कह रहे हैं आप उससे एग्री करते हैं, कोई मतलब इसके अलावा मुज़ाकरात के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्या जंग से मसला हल हो सकता है? जंग से तो तबाही होगी ना। मुज़ाकरात अगर इंडिया और पाकिस्तान 70 साल से कर रहे हैं, नहीं हुए, तो अगर कश्मीरी सारे मिलके कुछ करते हैं और दोनों हुकूमतों को भी साथ लेने की कोशिश करते हैं, तो इससे बुरी बात तो कोई, इससे अच्छी बात तो कोई है नहीं है। डायलॉग ही एक रास्ता है, उससे और उससे अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। डायलॉग किए जाए, लेकिन डायलॉग में अगर पाकिस्तान आपको कहता है कि आपने पाकिस्तान के साथ जाना है, हिंदुस्तान आपको कहता है हिंदुस्तान के साथ आपने जाना है, उस सूरत में डायलॉग में क्या ऑप्शंस होंगे आपके पास? देखिए, उसमें ये है कि ये एक अपहिल बैटल है, ये आसान नहीं है। इसके लिए हमें भी काम करना है, बाबू सिंह को भी उधर काम करना है। इसके लिए पाकिस्तान में हमें अलायंस बनाना है एकेडेमिया के साथ, इंटेलेक्चुअल्स के साथ, और जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो राय रखते हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लेना है। और वो लोग, अक्सर लोग जो है वो समझते हैं कि ये लेकिन मसला हल होना चाहिए। जावेद साहब, उससे पहले ये बेहतर नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान के जेर इंतजाम जो दोनों तीनों अतराफ के जो कश्मीर के जो हिस्से हैं, जम्मू कश्मीर के जो हिस्से हैं, उन सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर एक प्लेटफॉर्म पे ग्रैंड अलायंस पहले से बना हो, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को शामिल किया जाए उसमें? देखिए, ये आइडियली तो अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है? कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। अगर अगर आपकी देखना इजाजत पड़ेगा हो कि तो मैं उसको कैसे अगर प्रैक्टिस आपकी किया इजाजत हो तो मैं बाबू सिंह से इस बारे में पूछ सकूं कि क्या ये पॉसिबल है? जाए। जी बाबू जी सिंह, क्या ये जी पॉसिबल है कि जो बिल्कुल तीनों 100% पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। और इसको पॉसिबल बनाना है, इसके लिए कॉन्शियस अटेम्प्ट करने हैं, कॉन्शियस एफर्ट्स करने हैं। जैसे हमने प्रैक्टिकली देखिए, हम जो भी बात करते हैं प्रैक्टिकली करते हैं। हम तो प्रैक्टिकली एक तो अपना ग्लोबल पार्टी की तरफ से इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और एक जम्मू कश्मीर में यूनाइटेड पीस मूवमेंट की तरफ से इनिशिएटिव ले रहे हैं। तीसरा, हम यूनाइटेड जम्मू कश्मीर ग्रैंड अलायंस बनाने के प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके लिए कश्मीर के कई डेलीगेशन जो है, मैं उनको हमने जम्मू में इनवाइट किया है, और उनके साथ हमारी बड़ी तफसीलन बात हुई है। ट्राइलेटरल डिस्प्यूट, ट्राइलेटरल डायलॉग और ट्राइलेटरल मौकफ पे उनके साथ बड़ी तफसीलन बात करके हम एक पेज पे आए भी हैं। एक साउथ कश्मीर का एक फुल फ्लैग्ड डेलीगेशन जम्मू में आया था। हमारे पीस मूवमेंट की और ग्लोबल पार्टी की और उनके डेलीगेशन के बीच 4 घंटे डिबेट हुई, और 4 घंटे में हमारी पूरी सहमति हुई। फिर हमने लाइव किया, मैंने
वो लाइव आप देख सकते हैं, मैंने लाइव करके अनाउंस किया कि ये हमारी सहमति हुई है। अभी एक और ग्रुप कश्मीर का आया हुआ है, तो उनके साथ उनका पूरा ग्रुप और हमारी टीम बैठे थे जम्मू में ही, और मैंने ही ऑर्गेनाइज किया था, और बड़ी तफसीलन 6 घंटे हमारा इंटरेक्शन चला है, और 6 घंटे में हम एक पेज पे आ गए हैं। और इसी प्रकार से कश्मीर के अनगिनत लोगों के साथ बातचीत चल रही है। अभी हम रिसेंटली एक प्रोटेस्ट, जम्मू की धरती पर हमने एक प्रोटेस्ट किया है जम्मू कश्मीर के डिस्प्यूट पर। शॉर्ट टर्म जो 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर स्टेट को अनकॉन्स्टिट्यूशनली और ब्रूटली मिसहैंडल करके स्टेट को डिग्रेड करके इसको यूनियन टेरिटरी में बदल दिया है, इसकी डिवीजन कर दी है, स्पेशल स्टेटस को तोड़ दिया है, स्टेट सब्जेक्ट रूल को खत्म कर दिया है, और एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है डेमोग्राफिक बैलेंस को बदलने का। उसका हम कंटिन्यूसली विरोध करते चले जा रहे हैं, दिल्ली, कश्मीर, जम्मू, जहां जाओ। तो अभी एक प्रोटेस्ट हुआ है, अभी इसी महीने के एंड में पॉसिबिलिटी है कि 28 तारीख को जहां नेक्स्ट मार्च के फर्स्ट वीक में हम जम्मू कश्मीर के डिस्प्यूट पर एक और इनिशिएटिव ले रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं यूनाइटेड जम्मू कश्मीर पीस मूवमेंट की तरफ से। तो ग्लोबल पार्टी की तरफ से और यूनाइटेड जम्मू कश्मीर पीस मूवमेंट की तरफ से इनिशिएटिव ले रहे हैं। डायस्पोरा के जितने लोग हैं, लंदन में हैं, अमेरिका में हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, बेल्जियम में हैं, जहां जहां हैं, मेरी रेगुलर उनके साथ इंटरेक्शन चल रहा है, और मैं रेगुलर सबको अपील कर रहा हूं कि काइंडली आओ, हम एक पेज पे, हमारे अंदर एक मिनिमम कंसेंसस बिल्ड हो जाए। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, मेरे और जावेद साहब के साथ कुछ बातों पे तलखी या कुछ बातों पे डिफरेंस के बावजूद तुरंत हमारे बीच एक बेसिक कंसेंसस हो गया कि फंडामेंटली जम्मू कश्मीर एक ट्राइलेटरल डिस्प्यूट है। अगर ये एग्रीमेंट भी हो जाता है, मैं कहता हूं कि जावेद साहब अपने उस मौक़िफ़ पे कायम रहे, खुद मुख्तियार आजाद जम्मू कश्मीर के मौक़िफ़ पे, मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है। उसके बावजूद भी मैं इनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूं। मैं इनको फ्री हैंड दूंगा कि ये अपना मौक़िफ़ रखें, ये मुझे फ्री हैंड दें कि मैं कंडोमिनियम का मौक़िफ़ रखूं। और यही बात हम डिमांड करें जब ट्राइलेटरल डायलॉग हो। उस ट्राइलेटरल डायलॉग में जब जम्मू कश्मीर के नांदे इंडिया पाकिस्तान के नुमाइंदे एक मंच पे बैठे, तो जितने भी मौक़िफ़ हैं जो आजादी चाहते हैं, खुद मुख्तियार आजाद जम्मू कश्मीर चाहते हैं, उनको मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो अपना रोड मैप, अपना नैरेटिव पेश कर पाए। जो ऑटोनॉमी की बात करता है उसको भी मौका मिलना चाहिए। जो कोई भी नैरेटिव, कोई जो ये कहता है कि जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट बने, पाकिस्तान का पार्ट बने, मैं कहता हूं कि उसको भी मौका मिलना चाहिए कि वो अपना केस और अपना नैरेटिव पुट करे। लेकिन एक बात पे हम इकट्ठे हो सकते हैं कि जम्मू कश्मीर एक ट्राइलेटरल डिस्प्यूट है, इसको ट्राइलेटरल डायलॉग के जरिए हल किया जाए। जो जावेद सर ने कहा, जावेद भाईजान ने कहा, मैं 100% एग्री करता हूं कि ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, इसका मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। मैं और जावेद साहब आज ही डिक्लेयर करते हैं दोनों, उन्होंने उधर से किया, मैं इधर से। मैं हमेशा कहता हूं कि ये मिलिट्री इशू नहीं है, ये सिक्योरिटी का इशू नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, ये मिलिटेंसी का भी इशू नहीं है। मिलिटेंसी तो रिजल्ट है, ऑफशूट है जम्मू कश्मीर के मसले को मिसहैंडल करने का। जम्मू कश्मीर के डिस्प्यूट को जो मिसहैंडल किया है, उसी से मिलिटेंसी और काउंटर मिलिटेंसी पैदा हुई है। वो तो इफेक्ट है। काज ये है कि ये एक अनसेटल्ड पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, जिसको डायलॉग के जरिए, जो जावेद साहब कहते हैं वही मैं कह रहा हूं कि इसको ट्राइलेटरल डायलॉग के जरिए सेटल किया जाए। हम दोनों इकट्ठे जॉइंट अपील करते हैं हिंदुस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान साहब को, कि ये समझे कि जम्मू कश्मीर को आप रिकॉग्नाइज करो। आप जम्मू कश्मीर को, ये ना तो ये आपकी रेगुलर बेन है, ना ही ये इंटीग्रल पार्ट है, ये इंटायर जम्मू कश्मीर स्टेट डिस्प्यूटेड है, अनसेटल्ड है, और ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट है। और जम्मू कश्मीर बेसिक और प्रिंसिपल फ्रीक है, ये इंडिया भी माने, ये पाकिस्तान भी माने। ये हमारी, मेरी और जावेद साहब की जॉइंट अपील है। और मेरी और जावेद साहब की जॉइंट अपील है कि तमाम पॉलिटिकल कैदियों को रिलीज करो, ड्रैकोनियन लॉ विड्रॉ करो, और आजादी दो, और ह्यूमन राइट्स की जो पामाली होती है, ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन होती है, उसको बंद करो। और जो मिसिंग लोग हैं, कितनी हाफ विडोज हैं, मुरझाए हुए चेहरे, कितनी जुल्म हुए हमारे साथ, यतीम बच्चे हैं यहाँ पर,
लाखों लोग मर गए हैं, कब्रिस्तान देखो तो दिल तड़पता है आपका। वो बेवाएं जो हाफ विडोज है ना भाईजान, वो वेट करती हैं कि शायद मेरा खामंद जो है वो वापस आ जाए, लेकिन रियलिटी पता नहीं क्या है कि कहीं जेल में उसकी लाश को फेंक दिया हो या किसी अननोन कब्र में उसको सुला दिया हो, लेकिन इंतजार है। तो वो हम कहते हैं कि बाबा बंद करो, टू मच। आप क्यों मार रहे हो? आप इसको टेरिटरी का मुद्दा मत बनाओ, ये इंसानों का मुद्दा है, इंसानों का मुद्दा बाबू सिंह का सवाल है। बिल्कुल बाबू सिंह, ये इंसानियत का मसला है, ये किसी लैंड का मसला नहीं। पाकिस्तान के फ्यूचर का भी सवाल है और साउथ एशिया के फ्यूचर का भी सवाल है। और अनफॉर्चुनेटली अगर पांचवी जंग हो गई तो बिल्कुल सही कहा जावेद साहब ने कि पांचवी जंग वो 47 की जंग नहीं होगी, उस तरह 65 वाली जंग नहीं होगी, 71 वाली जंग नहीं होगी। अब ये न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट हो सकती है। मैं जावेद साहब से आखिरी पॉइंट लेके आपके पास दोबारा आता हूँ, आपसे आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद प्रोग्राम हम वाइंड अप करेंगे। जावेद साहब, आखिरी जो बाबू सिंह कह रहे हैं आप इनसे 100% एग्री करते हैं आप? जी मैं देखें, बात उन्होंने, मैंने पहले ही एग्री किया कि जो कह रहे हैं कि वहाँ कैदी राह होने चाहिए, वहाँ जो बॉर्डर के ऊपर फायरिंग बंद होनी चाहिए, ये सारी चीजें अपनी जगह दुरुस्त हैं। और मैं इस फोरम से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों से ये अपील करता हूँ और हुकूमतों से भी ये अपील करता हूँ कि इस इशू को सिर्फ हिंदुस्तान या पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से ना देखा जाए, इसको कश्मीरियों की प्लाइट, उनकी मिजरीज, उनकी सफरिंग के हवाले से देखा जाए, इसको ह्यूमैनिटेरियन एंगल से देखा जाए और इसको पूरे खित्ते की पीस, प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी के एंगल से देखा जाए। तो हम सब इंसान हैं, अगर हम इंसानियत के नुक्ता नजर से इस इशू को देखेंगे तो हम सारे बैठ के इस इशू को हल करेंगे और उसके लिए ट्रायलैटरल मुज़ाकरात होना जरूरी है। सबसे पहले कश्मीरियों के दरमियान मुज़ाकरात आपस में हो, फिर उसके बाद हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर के लोग बैठ के इस मसले का हल निकालें जो सबके लिए काबिल कबूल हो। क्योंकि जंग मसले का हल नहीं है और अब जंग भी रवायती जंग नहीं होगी, खौफनाक होगी। तो हमारे सामने वी शुड सी क्लाउड्स ऑन द होराइजन, इम्पेंडिंग जो डेंजर है उसकी मैग्नानिमिटी का, उसकी जो सिचुएशन है, मल्टीट्यूड है, उसका हमें जो है मैग्नीट्यूड है उसका अंदाजा होना चाहिए। और हमें इस सारे खिते को बचाने के लिए कश्मीरियों को भी बचाना चाहिए और आगे आना चाहिए। और मैं भी एक और प्रोग्राम में जाना है, तो प्रोग्राम बिल्कुल जावेद साहब, चूंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम वैसे भी खत्म हो गया है, मैं बाबू सिंह से सिर्फ आखिरी क्वेश्चन बाबू सिंह आपके पास रखूंगा। उसके बाद इस सीरीज के जो अगले प्रोग्राम हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के दरमियान उस पार से और इस पार से ये डायलॉग जो हमारा प्रोग्राम है ये आगे बढ़ता रहे, आगे चलता रहे। लेकिन आखिरी एक क्वेश्चन आपके पास है जो किसी ने मुझे भेजा है, आखिरी जो लास्ट क्वेश्चन है वो जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम वैसे भी हो गया है। वो आखिरी क्वेश्चन ये है कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान डायलॉग की मेज पे नहीं आते, वो कश्मीरियों को डायलॉग करने के लिए कश्मीरियों को प्रिंसिपल फरीक नहीं मानते, तो उस सूरत में क्या किया जाए? ये चूंकि आखिरी जो क्वेश्चन है आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद चूंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम हो गया, आखिरी सवाल आपके सामने। देखिए, एक तो पहले मैं फिर बार बार अपील करता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अवाम कहिए, सिर्फ कश्मीरी मत कहिए। डायलॉग में जम्मू कश्मीर को बेसिक और प्रिंसिपल फरीक माने 2 करोड़ अवाम को, बिल्कुल। तीसरा मैं ये कहता हूं कि अगर वो इंडिया पाकिस्तान नहीं मानते, यही तो इसीलिए तो हमने एक पेज पे आना है, इसीलिए तो हमने जम्मू कश्मीर का ग्रैंड अलायंस, ट्राइलेटरल ग्रैंड अलायंस बनाना है। हमने एक बड़ी मास मूवमेंट बिल्ड करनी है, यूनाइटेड जम्मू कश्मीर की एक बड़ी पावरफुल मास मूवमेंट बिल्ड करनी है। हमने उस मूवमेंट को इंडिया में ले जाना है, पाकिस्तान के अवाम के पास ले जाना है, इंडिया के अवाम के पास ले जाना है, हमने उसको साउथ एशिया में ले जाना है, हमने पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने ले जाना है। लेकिन वो बात आपकी सही है कि हमारी शुरुआत पहले हमारे अपने घर से हो। पहले हम जम्मू कश्मीर के जो सिटीजन हैं, जम्मू कश्मीर के जो वासी हैं, जो वर्चुअली हम एक डिवाइडेड हाउस है 47 से, पहले हम एक पेज पे आ जाएं और यूनिफाई कर लें। और पिछले 74 वर्षों से जो हमने तहरीक चलाई है उसको ईमानदारी से इंट्रोस्पेक्ट करें, जो पॉजिटिव है उसको मजबूत करें, जो नेगेटिव है उसको छोड़ें। बाबू सिंह इंटरप्ट करूंगा, सॉरी माजरत चाहता हूँ इंटरप्शन के लिए, लेकिन इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ कि सबसे पहले कश्मीरियों को, जो रियासत जम्मू कश्मीर के तीनों अतराफ के लोग हैं, उन सबको सबसे पहले ये बात छोड़ देनी चाहिए कि वो हालांकि इंडिया चाहते हैं, हालांकि पाकिस्तान चाहते हैं या इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहते हैं। इसको छोड़कर वो ट्राइलैटरल डायलॉग का हिस्सा बने
और उसके बाद में फैसला करें कि वो चाहते हैं क्या करें। लेकिन क्या ये बात मैं ठीक कर रहा हूँ? मैं ये भी फ्रीडम देता हूं कि वो अपने मौके पे कायम रहे, लेकिन मिनिमम हमारा ये हो कि ये ट्राइलेटरल डिस्प्यूट है और ट्राइलेटरल डायलॉग के माहौल बिल्ड करें, और उसमें वो उनको इजाजत होनी चाहिए जो ये चाहता हो कि इसको एक निजाम मुस्तफा बनाया जाए और ग्रेटर इस्लामिक स्टेट बनाया जाए, हम उसके मौकफ को सुप्रेस नहीं कर सकते। उसको ट्राइलेटरल डायलॉग में अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, उसको सुप्रेस नहीं किया जा सकता। और जो खुद मुख्तियार आजाद कश्मीर का हामी है कि इंडिया और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर स्टेट को एक खुद मुख्तियार आजाद स्टेट का स्टेटस दे, उनको ये ट्राइलेटरल डायलॉग में अपना मौकफ रखने का मौका मिलना चाहिए। फिर उसके बाद जितने भी मौकफ अंडर कंसिडरेशन में है वो आ जाए, फिर एक कोशिश हो कि इंडिया पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के बीच कोई एग्रीमेंट हो पाए, कोई कंसेंसस हो, किसी मौके पर कंसेंसस हो जाए, किसी मौके जिस पर भी कंसेंसस हो जाए, आजादी पर कंसेंसस हो जाए, एक्सेशन विद इंडिया, एक्सेशन विद पाकिस्तान, या कंडोमिनियम पर, इसको रीयूनिफाई करके एक बड़ी फेडरल स्टेट, ऑटोनोमस फेडरल स्टेट बना के इंडिया पाकिस्तान की कंडोमिनियम बनाई जाए। मैं इसको बड़ा बेस्ट मानता हूं, क्योंकि इसमें इंडिया की इज्जत भी रहती है, पाकिस्तान की इज्जत भी रहती है और जम्मू कश्मीर के अवाम की भी इज्जत रहती है, और फ्यूचर के लिए भी मैं समझता हूं कि आगे बढ़ने के लिए एक बेस्ट मौका है। लेकिन सब मौकफ को, जितने भी मौकफ है उनको मौका मिलना चाहिए, और जिस पर तीनों का कंप्रोमाइज हो जाए उस पर हमें एग्री कर लेना चाहिए। एक्सीलेंट बाबू सिंह, मेरे प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप मेरे प्रोग्राम में आए और बड़ी इन डिटेल आपने बात की। जावेद राठौर साहब ने भी बहुत इन डिटेल बात की, आपने भी डिटेल से बात की, और यही नतीजा, आखिरी जो पॉइंट आप यही है कि ट्राइलैटरल डायलॉग होना चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों, इंडिया के लोगों और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान में। ट्राइलैटरल जो डायलॉग होगा उसी की बुनियाद पे इसका कोई नतीजा निकल सकता है। लेकिन उससे पहले ये होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोग किसी मिनिमम एजेंडे पे उनके दरमियान डायलॉग हो, और वो ग्रैंड अलायंस जो बने उसमें वो एक मिनिमम एजेंडे पे काम किया जाए। यही इसका बेहतरीन हल है। यही आप बाबू सिंह आपने कहा, जावेद राठौर साहब ने भी यही कहा। मैं अगला जो प्रोग्राम होगा उसमें फिर यही करूंगा कि रियासत जम्मू कश्मीर के उस तरफ से और इस तरफ से लोग को मैं हमेशा ज्वाइन करता रहूंगा, ताकि हम किसी मिनिमम एजेंडे पे आ जाएं, और मिनिमम एजेंडे से लेकर हम किसी ग्रैंड अलायंस में जाके ट्राइलैटरल डायलॉग में बैठकर कोई बात कर सकें। बाबू सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम में आए। आप हमारे दोस्त के दोस्त हैं हमारे। आप बहुत ही साफ-गोर, बहुत जबरदस्त बात करते हैं, आप बहुत ही खूबसूरत बातें करते हैं। आपकी बातें बहुत अच्छी और काबिल अमल है, इन पे ही अमल होना चाहिए। यही रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी की बात है। मैं आपसे इस बात से इजाजत चाहूंगा कि आपने आज बहुत ज्यादा अपना कीमती वक्त दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शायद अजीज साहब, आपका भी मैं अपनी तरफ से, नेचर मैनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी की तरफ से और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड पीस मूवमेंट की तरफ से आपका और आपके चैनल का, JKBS न्यूज चैनल का मैं शुक्रगुजार हूं। और जावेद राठौर साहब ने भी बड़ी लॉजिकल और रैशनल बातें करी हैं। कुछ बातों पे हमारा चाहे इख्तलाफ भी हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी पॉजिटिव बातें हुई और बहुत सी बातों पे हमारा कंसेंसस भी और हमारा एग्रीमेंट भी हुआ। मैं आशा करता हूं कि जावेद साहब के साथ मैं राब्ते में रहूं, वो मेरे राब्ते में रहें, ताकि एक मेरे और जावेद साहब के बीच एक डायरेक्ट इंटरेक्शन भी चले। लेकिन आपको मेरी गुजारिश है, जैसे आज आपने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जिसमें राठौर साहब को लाया, ये बहुत अच्छी बात हो गई, लेकिन आप इसमें कंटिन्यूटी लाइएगा। हम जम्मू कश्मीर के लोग जो एक पेज पे आ सकें, कोई एक ग्रैंड अलायंस बिल्ड कर पाए, कोई एक हमारा मिनिमम एग्रीड कंसेंसस बिल्डअप हो जाए, और जिसकी बुनियाद पे हम कोई एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बना पाए। फिर उसमें इंडिया के इंटेलेक्चुअल, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी उसमें इन्वॉल्व कर पाए। शाहिद साहब, मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप ये रोल, जो पॉजिटिव रोल आप कर रहे हो, लेकिन इसमें कंटिन्यूटी लाइए आप। जरूर कम से कम महीने में 1-2 प्रोग्राम आप जरूर कंडक्ट करिए आप, और मेरी फुल कोऑपरेशन आपको होगी, मेरी फुल कोऑपरेशन होगी। आप इसी पे जुट जाइए, आप इसी में आप एक सेंटर बन जाइए सबको यूनिफाई करने का और एक पेज पे लाने का। यही बाबर कादरी का यही मिशन था, और बाबर कादरी के मिशन को जरूर आगे बढ़ाऊंगा। आप बाबर कादरी के दोस्त हैं और आपको लेके ये मिशन जरूर आगे बढ़ेगा। थैंक यू, ग्रेटफुल। धन्यवाद 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 बाबू सिंह।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबू सिंह। आज के प्रोग्राम में बाबू सिंह रियासत जम्मू कश्मीर के उस तरफ से और राठौर साहब रियासत जम्मू कश्मीर के इस तरफ से थे। आपने प्रोग्राम इन डिटेल देखा। आपने प्रोग्राम में बाबू सिंह और जावेद राठौर साहब ने 1 पॉइंट एजेंडा, यही एजेंडा था कि ट्राईलैटरल डायलॉग होना चाहिए जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान और रियासत जम्मू कश्मीर के लोग उसमें शामिल हों। रियासत जम्मू कश्मीर के लोग प्रिंसिपल फ्रीक हैं और उनको डायलॉग से जब तक बाहर रखा जाएगा तो इसका कोई भी नतीजा नहीं निकल सकता। इसलिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के दरमियान जो डायलॉग होगा वही डायलॉग इसका कोई ना कोई नतीजा निकाल सकता है। उसके बगैर इसका नतीजा निकलना इंतहाई मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। जब तक कश्मीरियों को प्रिंसिपल पार्टी नहीं डिक्लेयर किया जाएगा उस वक्त तक कोई भी इसका डिसीजन नहीं निकल सकता। उसके बाद जो बाबू सिंह ने और जावेद राठौर साहब ने कहा कि जितने भी रियासत जम्मू कश्मीर के इस तरफ या उस तरफ लोग मिसिंग हैं या जेलों में बंद हैं, उन सबको छोड़ा जाना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, कंट्रोल लाइन पे किसी किस्म की फायरिंग नहीं होनी चाहिए, ना इस तरफ हो ना उस तरफ हो, कंट्रोल लाइन पे भी सीज फायर होना चाहिए। दोनों अतराफ में, तीनों अतराफ में रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को आजादाना तौर पे मिलने जुलने देना चाहिए। उनके दरमियान में हमांगी पैदा होनी चाहिए, उनके दरमियान में कंसेंसस पैदा होना चाहिए और उसके बाद एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो जिसमें रियासत जम्मू कश्मीर का जो ग्रैंड अलायंस हो उसकी बुनियाद पे कॉन्फ्रेंस हो। हम सारे लोग मिलकर बैठे और बैठकर ये डिसाइड करें कि हमने करना क्या है। हमारे जो डायलॉग इंडिया पाकिस्तान के साथ हो रहे हैं उसमें क्या हम किस नतीजे पे पहुंच सकते हैं, वो क्या नतीजा हो सकता है। उसमें यही नतीजा हो सकता है कि रियासत जम्मू कश्मीर की जितनी भी इकाइयां हैं उनकी अपनी अपनी जो शनाख्त है उसको हर सूरत में बरकरार रहना चाहिए। खवातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मेरा साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अगले प्रोग्राम में फिर एक इसी सीरीज के जो अगले मेरे प्रोग्राम होते रहेंगे, ये मुसलसल होते रहेंगे, इनमें आपको तसलसल नजर आएगा। हम रियासत जम्मू कश्मीर को उस तरफ और इस तरफ और गलगी बस्तान से लोगों को दरमियान में एक कंसेंसस पैदा करने के लिए आपके सामने लाते रहेंगे। मेरा साथ देने के लिए आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।